हेलो। आपको लग रहा है लास्ट बेंच वाले, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक ठाक सुनाई दे रहा है आपको? यस। ओके फाइन, वेरी ओके फाइन, वेरी। और नॉट सेट 07 में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वैल्यू पूछी गई, मतलब यहाँ से भी एमसीक्यू आए थे। कैसा गया सच में बताना? प्री कैसा गया आप लोगों का? अच्छा गया। तो मैंने नॉर्मली हमेशा कोई भी सिस्टम स्टार्ट करता हूँ, सिस्टम को कैरी करने से पहले हम लोग कुछ उस सिस्टम के बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट बुलेट्स को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है ऐसा जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, उसके बाद हम जाकर के मेन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाउ लॉन्ग फॉर ब्रेन सेल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपने एक वर्ड सुना होगा, इसीमिया। इसीमिया सुना होगा। इसीमिया का मीनिंग होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एनी पार्ट, इन एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इसीमिया। क्या बोलते हैं? इसीमिया। यदि आपके ब्रेन में, यदि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज होगा तो साथ में ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा, और ऑक्सीजन सप्लाई जब डिक्रीज होगा तो ब्रेन में क्या डेवलप होगा बच्चों? ब्रेन में क्या डेवलप होगा? इसीमिया। एक्जैक्टली इसीमिया मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होती है, दैट कंडीशन कैन कॉज इसीमिया। और ब्रेन में यदि ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हुआ है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कैन इसीमिया। इसीमिया कैन कॉज डेथ ऑफ द ब्रेन सेल टिश्यू। भाई ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो नीड है वो फुलफिल नहीं होगी, तो सेल और टिश्यू क्या होंगे? नहीं। तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन में कितने मिनट तक ऑक्सीजन रीच नहीं करें तो ब्रेन सेल डाई हो जाते हैं। 3 to 7 मिनट। ये वन लाइनर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू है। या जितने भी मैं स्टार्टिंग में पॉइंट आपको बताऊंगा, जो वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाउ लॉन्ग फॉर द ब्रेन सेल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन पुट 3 to 7 मिनट्स। कुछ बुक्स में आप देखोगे 4 to 5 भी मिलेगा, कुछ बुक्स में 3 to 6 भी मिलेगा। एग्जैक्ट जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है दैट्स 3 to 7 मिनट। जी, तो आप सोचिए आपके ब्रेन को 3 से 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिले, ब्रेन के सेल डाई हो जाते हैं। कई बार हम लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, और गाड़ी में ट्रेवल करते समय जैसे हम सीट पे बैठ रहते हैं और 50-100 किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल करती है तो हमें वोमिटिंग होने लगती है। वोमिटिंग होने लगती है क्योंकि हम धीरे धीरे अपने आप को, न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग कैपेसिटी से कट ऑफ कर देते हैं। हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, चुपचाप मुंह उठा के बैठे रहोगे, और धीरे धीरे न्यूरॉन भी आपका जो ऑक्सीजन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो या तो वर्टाइगो होगा और या फिर क्या फील होता है? न्यूसिया। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इन अडल्ट इट कैन सीन फॉर 0 to 4 मिनट। यदि आपका ब्रेन सेल जो है डाई हो गया, यदि आपका ब्रेन सेल जो है डाई हो गया, और डाई होने का कॉज था लैक ऑफ ऑक्सीजन, और विद इन 0 to 4 मिनट में जो ऑक्सीजन मिलता है, इट मे रिवर्सिबल, इट मे, वो सेल दोबारा फंक्शनिंग कैपेसिटी में आ सकता है। तो आपसे पूछेंगे कितना ड्यूरेशन के अंदर आप ऑक्सीजन पुट करोगे तो आपका ब्रेन सेल रिवर्सिबल है। एक और बात आपको बता दूं, आप जब सेल की एनाटॉमी पढ़ते हैं, सपोज दिस इज योर सेल और दैट्स योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस, और आपको बता दो इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए। यदि सेल का डीएनए डैमेज हो गया, सेल कैन नॉट बी रिवर्सिबल, सेल कैन नॉट बी, मतलब सेल का डीएनए डैमेज हो गया तो सेल का रीग्रोथ और रिवर्सिबल नहीं होगा, ना सेल का बन सकता है और ना सेल का फर्दर ग्रोथ होगा। तो डीएनए डैमेज होने का सेल दोबारा फंक्शनिंग कैपेसिटी में नहीं आएगा, सेल का रीग्रोथ नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन, रेडिएशन थेरेपी आप पढ़ोगे ऑन्कोलॉजी में। रेडिएशन थेरेपी हम लोग कैंसर को ट्रीट करने में यूज करते हैं, और रेडिएशन थेरेपी हम लोग रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60, इरिडियम, सीसियम, ये सारे रेडियो आइसोटॉप्स हैं। और रेडियो आइसोटॉप्स क्या करते हैं? इस डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए को डैमेज करने के बाद सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग क्या हो जाएगी? कम। न्यूप्लास्मिक ग्रोथ क्या है? न्यूप्लास्मिक ग्रोथ क्या है? सेल का कैंसरस ग्रोथ, सेल का। और सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? और सेल डिवीजन कब तक हो सकता है? जब तक उस सेल में डीएनए जिंदा है, जब तक उस सेल में क्या जिंदा है? और डीएनए को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल का स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो मैं कहने का मतलब, सेल में यदि डीएनए प्रेजेंट है तो सेल रिवर्सिबल है, सेल में डीएनए डैमेज हो गया तो सेल इरिवर्सिबल है। सेल क्या है? तो आपसे कोई पूछे कि रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इन अडल्ट इज कैन बी सीन फॉर 0 to 4 मिनट। कभी कभी पूछते हैं हाउ लॉन्ग फॉर स्किन सेल टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ एक बड़ा टाइम आपको देखने को मिलेगा। हम स्किन सेल की बात करें, स्किन सेल की बात करें, आप बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है बच्चों? लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का कोई पूछे तो आंसर क्या लिखते हैं? स्किन लिखते हैं। और स्किन का सेल जो है वो लगभग 24 आवर तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो डाई होगा, मतलब इतना जल्दी डाई नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन 24 आवर्स लिखना है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है हाउ लॉन्ग फॉर द ब्रेन सेल डाई लैक ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड एवरीवन? लिख लिया सभी ने? हाँ लिख लीजिएगा, फटाफट लिख लीजिएगा। थोड़ा स्पीड रखिएगा, कुछ चीजें आपकी बुक्स में दे रखी है।
It's over. Okay, now next one. O2 consumption by the tissue. यहाँ मदरवर्ड में बोल सकते ऑक्सीजन एक is increased approximately when 1 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर गोइंग टू बी राइज. यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सबको पता कि 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर राइज होकर के 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइज होकर के 38 डिग्री सेल्सियस हो गया. आपकी बॉडी में नॉर्मल O2 कंजप्शन के कंपैरिजन एक्स्ट्रा 13% डिमांड इंक्रीज हो जाती है. कितना परसेंट? डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, व्हेन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोइंग टू राइजेस अप, हाउ मच ऑक्सीजन कंजप्शन नीड या ऑक्सीजन कंजप्शन गोइंग टू बी इंक्रीज. तो आपको आंसर क्या लिखना? 13. आप कभी भी नोट करें जब आपको फीवर आता है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ये मेरा माइक का दूसरा बोलना नीचे जाके भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्मल बॉडी में O2 कंजप्शन की जो मात्रा होती है उसमें 13% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. और यदि मैं लिखूं 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, आप कितना लिखोगे? 13 प्लस. दैट मींस एग्जामिनर ऐसे ही करता है, आप ये याद करके जाओगे, सर ने कहा था 1 डिग्री सेल्सियस वन कॉज 13% O2 कंजप्शन इंक्रीज. एग्जामिनर लिखेगा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है तो हाउ मच परसेंटेज O2 कंजप्शन इंक्रीज. तो आपको वहां पर क्या कर देना है? डबल कर देना. हो सकता है आपको सेल्सियस की जगह फ़ारेनहीट में पूछे तो 7% फॉर ईच 1 डिग्री फ़ारेनहीट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट यदि हुआ तो 1 डिग्री फ़ारेनहीट आपका टेम्परेचर बढ़ा तो 7% O2 कंजप्शन क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया. नीचे जाके बोले पूरा नया सिस्टम चाहिए आपको, तुम लोगों को पहले पता नहीं था है? नीचे बोला कि नया सिस्टम लेके आया. लिखा सभी ने? ओके फाइन. एक और स्पेशल पैरामीटर है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है हम लोग 16 टू 24 ब्रीथ पढ़ते हैं पर मिनट. और ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जो बच्चा कोचिंग में आता है या फर्स्ट टाइम कहीं भी कंपटीशन की तैयारी करने में जाता है तो उसको याद होती है कि सर हमने तो 16 से 24 पढ़ा है. आज के बाद जब भी आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना है? 12 टू 16. क्या वैल्यू लिखना है? 12 टू 16. ये एक अडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है. एज के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट वेरी करता है. इन्फेंट में जैसे 30 होता है, एक साल के बच्चे का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हम लोग 30 ब्रीथ पर मिनट कंसीडर करते हैं, तो वही अडल्ट का 12 टू 20 ब्रीथ. तो ये वैल्यू जो है अभी डिलीट कर दीजिएगा अपने ब्रेन से. आज के बाद जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, वी कैन 12 टू 20 ब्रीथ. Respiration increase by 4 breath per minute for every 1 degree Celsius rise in a temperature above the normal. अब आपसे पूछेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, तो दैट इज अ 4 ब्रीथ, दैट इज अ 4 ब्रीथ. तो दोनों चीजें कोरिलेट करना है. एग्जाम में O2 कंजप्शन का एमसीक्यू आया तो 1 डिग्री सेल्सियस कैन कॉज 13% O2 कंजप्शन. रेस्पिरेटरी रेट का पूछे अराउंड 4 ब्रीथ पर मिनट. तो ये वेरिएशन आता है जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, O2 कंजप्शन बढ़ेगा. O2 कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो अराउंड 4 ब्रीथ पर मिनट. दैट्स ऑल एवरीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. आप लिखना है, लिखो फटाफट लिखिएगा. कभी कभी कंजप्शन की जगह अपटेक लिखा होता है, ऑक्सीजन अपटेक लिखा होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम. कंजप्शन बाय टिश्यू आल्सो नाउन एज ऑक्सीजन अपटेक बाय द टिश्यू. हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट वन. इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर बाय लंग्स. अच्छा पहले 5 स्टार लगा दे बेटा, जो आता ही आता है. इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर, कभी कभी इट्स इनसेंसिबल की जगह लिखाएगा इनविजिबल. इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर बाय द लंग्स. जैसे आप इनटेक और आउटपुट पढ़ते हो बच्चों, इनटेक और आउटपुट जब आप पढ़ते हो तो ये आउटपुट में आप पढ़ते हो लॉस ऑफ वाटर बाय लंग्स, दैट इज 400 टू 600 ml, और बाय स्किन 600 ml टू 800 ml. ये दो जो लॉस है वाटर का, या तो लंग्स के द्वारा या स्किन के द्वारा, बोथ आर इनसेंसिबल लॉस. मतलब वाटर लॉस और बॉडी कांट एबल टू फाइंड आउट, हमें नहीं दिखता है. व्हेन वी टेकिंग इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, तो नॉर्मली आपका रेस्पिरेटरी साइकिल चलता है, दे हैव लॉस ऑफ वाटर. तो ये 24 आवर्स के अंदर लंग्स के द्वारा इनसेंसिबल और इनविजिबल जो वाटर लॉस होता है वो 400 टू 600 ml होता है. वहीं स्किन के द्वारा 600 टू 800 ml वाटर जो है वो इनसेंसिबल और इनविजिबल लॉस में कंसीडर किया जाता है. याद रखिएगा, आउटपुट में एक तो पढ़ते लॉस ऑफ वाटर बाय लंग्स और स्किन, एक आप पढ़ते स्टूल है ना, स्टूल के द्वारा लगभग 100 ml, एक आप पढ़ते किडनी, किडनी के द्वारा लगभग 1500 ml है. ये आपका आउटपुट है. इनटेक नहीं, आउटपुट मतलब ज्यादा से आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है. लंग्स के द्वारा 400 से 600 ml, स्किन के द्वारा 600 से 800 ml, स्टूल के द्वारा 100 ml, किडनी के द्वारा 1500 ml. एग्जाम के अंदर कभी लंग्स का पूछते हैं तो कभी स्किन का पूछते हैं, तो आपको स्किन का भी आना चाहिए. लंग्स का मैंने आपको 400 टू 600 ml मेंशन किया है, तो स्किन का जो है 600 टू 800 ml आपको याद रखना. दैट इज द इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर बाय द लंग्स बाय द स्किन. अंडरस्टैंड एवरीवन? जब आप इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और पॉज, व्हेन वी
गो एंड स्टडी रेस्पिरेटरी साइकिल। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ाऊंगा, 3 एलिमेंट का जिक्र करूंगा। एक इंस्पिरेशन होगा, एक एक्सपायरेशन होगा, एक पॉज होगा। 3 एलिमेंट पूरा होने पर एक ब्रीथ सुनाई देता है। जैसे कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो हमें एक हार्ट बीट सुनाई देता है। ठीक इसी तरीके से रेस्पिरेटरी साइकिल में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स के पूरे होने पर एक ब्रीथ कंप्लीट होता है। उस समय आपका वाटर का लॉस होता है 24 आवर्स में 400 टू 600। और याद रखना, ये सिंगल लाइनर एमसीक्यूज है जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। वन मोर थिंग, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड 16% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सीपीआर से पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, और कभी देने को मौका मिला किसी को? दिया किसी ने? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कौन दे? है ना, इसका तरीका बताता हूं आपको। और जब तक आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता होगा ना, तो आप कितनी भी ट्राई करेंगे लंग एक्सपांड नहीं होंगे। है ना, आप इस पिक्चर में देखिएगा, पेशेंट लाइंग डाउन, पेशेंट सीधा लेटा है, हेड को क्या किया हुआ है? टिल्ट। हेड को क्या किया हुआ बच्चों? टिल्ट। चिन को क्या किया हुआ है? आप लेफ्ट हैंड पेशेंट के फोरहेड पे, लेफ्ट हैंड पेशेंट के फोरहेड पे, और नोज को क्लोज किया हुआ है। कई बार क्या होता है, बड़ा बुरा ना आप एक बार जो भी करना है ऑन द स्पॉट बेटा तुरंत। जब भी पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, तो पेशेंट का चिन मतलब दिस एरिया अप करना है, हेड को टिल्ट करना है, माउथ को ओपन करना है, लेफ्ट हैंड को पेशेंट के फोरहेड पे प्लेस करना है, और इंडेक्स फिंगर और थंब से पेशेंट का नोज बंद करना है। नाक को बंद करना, वरना माउथ में डालोगे नाक से बाहर आ जाएगा। देन आपको इनहेल करना है, एक्सहेल पेशेंट के माउथ में करना है। एक्सहेल करते समय नोज क्लोज होना चाहिए। क्या क्लोज होना चाहिए? एंड यू कैन सी द लंग्स, लंग्स गोइंग टू बी एक्सपांडेड। लंग्स क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। प्लीज 3 to 6 सेकंड तक जो है पेशेंट को लंग को एक्सपांड रखना है, फिर आप नोज को छोड़ सकते हो। तो नोज को पिंच करना जरूरी है। और एग्जाम में एसएमसीक्यू आएगा कि जब भी आप किसी पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट को रीच होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 16%। अब जब हम एक्सलेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्या भेज रहे हैं अंदर? CO2 भी भेज रहे हैं, है ना? तो एग्जाम में ये एमसीक्यू आया हुआ है कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन जो है डिलीवर कर पाते पेशेंट को? 16%। स्लो डाउन कर लीजिएगा फटाफट। और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन विजिबल इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर 400 टू 600, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का डिलीवरी 16%। ओके फाइन। अब क्या टॉपिक एमसीक्यू आता है कि चाइल्ड चेस्ट इज राउंडेड वेयर अडल्ट चेस्ट इज मोर ओवल शेप। ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। बच्चे का चेस्ट आप देखोगे तो राउंडेड दिखेगा, अडल्ट का चेस्ट आप देखोगे ओवल शेप का होगा, और ये बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग चेंज होता है। दूसरा, चिल्ड्रन का इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अलग होगा, अडल्ट का इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अलग होगा। तो ये चेंजेस एग्जाम कभी कभी पूछ लेते हैं। चाइल्ड डज एक्सचेंज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ एयर देन अडल्ट। जैसे मैंने कहा था, बच्चों का एयर एक्सचेंज का वॉल्यूम कम होगा, अडल्ट का ज्यादा होगा, तो इसीलिए शेप अलग अलग होता है। अडल्ट का जो है शेप ओवल शेप होगा, और बच्चे का जो शेप होगा राउंडेड शेप होगा। प्लीज राइट डाउन एवरीवन। ये सारे जो डाटा है वो एग्जाम में वन लाइन एमसीक्यू फॉर्म में पूछते हैं। अब आगे आपको 2-3 एमसीक्यू भी पूछूंगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं होंगे, घुमा फिरा के पूछूंगा। आपका फोकस है ना कहां, कौन सा वर्ड मैं बोल रहा हूं, क्या एग्जाम में आ सकता है, देन आई कैन आस्क। ठीक है, ओके फाइन। अब बहुत सारे डिफरेंट गैसेस हम लोग पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट कलर हम लोग पढ़ते हैं। उस गैस का यूज भी हमें जानना होता है। तो मैं यहाँ 5-7 इंपॉर्टेंट गैसेस, सिलेंडर का कलर, उस गैस का यूज किया है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी जो फंक्शन होता है तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, तो एक्सचेंज ऑफ O2 है। सेकेंडरी में बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन जो होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करें। अब ऑक्सीजन क्या होता है? ऑर्डरलेस, कलरलेस गैस होता है, बट इसकी सबसे खास बात है सिलेंडर का कलर एग्जाम में एक बात पूछते हैं। बाकी मैं आपको ऑक्सीजन थेरेपी में डिटेल में बताऊंगा, या सिर्फ सिलेंडर और उसका यूज की मैं बात करूंगा। ब्लैक विथ व्हाइट टॉप, मतलब बॉडी कैसा होगा? ब्लैक, और टॉप कैसा होगा? दैट इंडिकेट द ऑक्सीजन, है ना? अब रेंज ऑफ फ्लो मीटर, मिनिमम टू मैक्सिमम। आप ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर, और एक होता है ऑक्सीजन वॉल आउटलेट, वॉल आउटलेट आपने देखा होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दीवार में फिटिंग होती है, देखा है? वो वॉल आउटलेट फिटिंग होता है। और एक सिलेंडर होता है जो पोर्टेबल होता है, एक बेड से दूसरे बेड पे ले जा सकते हैं, दैट इज अ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो दो तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा या वॉल आउटलेट। तो सिलेंडर जो है उसका कलर, उसका जो बॉडी है वो ब्लैक होता है, और टॉप क्या होता है? व्हाइट होता है। मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज 150 लीटर। बट कभी कभी आईसीयू ऑपरेशन थिएटर की हम बात करें तो वहां पर पेशेंट को ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है, तो हम 25 टू 40 लीटर पर मिनट भी देते हैं, लगभग 25 से 40 लीटर पर मिनट। बट नॉर्मली आपसे पूछे मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लो रेट, आपको आंसर लिखना है 1 to 15। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का पूछे कि आईसीयू में नॉर्मली ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 25 टू 40 लीटर। कभी कभी ऑपरेशन थिएटर की बात करें, आईसीयू क्रिटिकल एरिया है, ऑपरेशन थिएटर जहां पर पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से O2 डिमांड पेशेंट की बढ़ जाती है, तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। देन फ्लो जो है लीटर पर मिनट हम लोग मॉनिटर करते हैं। ऐसा सिलेंडर आपने देखा होगा, है ना? ब्लैक पेंट है, ब्लैक शर्ट है, और लुक्स स्मार्ट, है ना? तो याद रखना है, आप सबका फेवरेट कलर क्या है? गर्ल्स का तो पिंक होगा, और बॉयज का फेवरेट कलर, कॉमन कलर, मैं आपको कोई कपड़े नहीं सिलाने वाला हूं। ब्लैक, व्हाइट, रेड,
कोई फेवरेट नहीं, जो मिला ठीक है। एक शर्ट 10 दिन निकाल सकते हैं बॉयज, यस है ना? और शर्ट नहीं मिला, टी शर्ट के साथ फॉर्मल पैंट पहन के चल देंगे हम तो। गर्ल्स भी एडजस्टेबल है, गर्ल्स भी एडजस्टेबल, ऐसी बात नहीं है। ओके फाइन, लिख लिया बच्चों आपने। मैं आपको ना ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ाऊंगा, उसमें लो फ्लो मेथड, हाई फ्लो मेथड और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जितने भी कॉमन गैसेस हम लोग यूज करते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑप्शन ए टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑप्शन बी टू फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी इंक्रीज आरबीसी लेवल इन ब्लड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। व्हिच इज करेक्ट वन? बी। बी में मैंने कहा था ऑक्सीजन फुलफिल O2 डिमांड। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन कभी भी किसी डिजीज को ट्रीट करने में यूज नहीं होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करना होता है, ना कि डिजीज को ट्रीट करना। अस्थमा को ट्रीट करना है तो आपको वहां तो ब्रोंकोडायलेटर चाहिए। अस्थमा वाले पेशेंट में ऑक्सीजन की डिमांड कम हुआ है तो कौन फुलफिल करेगा? ऑक्सीजन। सीओपीडी का पेशेंट है, ब्रोंकोडायलेटर चाहिएगा, सीओपीडी वाले में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो फुलफिल कौन करेगा? ऑक्सीजन थेरेपी। तो जब भी कोई पूछे ना ऑक्सीजन गैस का यूज, तो आपको लिखना है टू फुलफिल O2 डिमांड इन पेशेंट। बच्चे अभी भाग के लिए तो सर टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, यही तो एग्जामिनर बदमाशी करता है। टू फुलफिल O2 डिमांड इन पेशेंट, नॉट टू ट्रीट डिजीज। तो ये ऑक्सीजन गैस का यूज है बच्चों। चले आगे। अच्छा मुझे बताओ ये कौन से गैस का सिलेंडर? नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड। चौकी चौकी मत मारो, सच बताओ है? कलर कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस या हैप्पी गैस है? एग्जाम के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हो सकता है और लाफिंग गैस के रूप में, हैप्पी गैस के रूप में। लाफिंग हैप्पी गैस इसलिए बोलते हैं जब आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा हो तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड को एडमिनिस्टर करते हैं एज एनाल्जेसिक फॉर्म में। देन जैसे पेन रिलीज होगा, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। रात को सर दर्द होता है आपकी नींद में और एक बार कॉम्बिफ्ला मिल जाए तो सर दर्द होने की कंडीशन और बात की कंडीशन में फर्क महसूस करते हो? मैंने आपको मेंशन किया है सिलेंडर ब्लू कलर का होता है, यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक फॉर्म, एज एनेस्थेटिक फॉर्म, स्पेशली प्री ऑपरेटिव प्रोसेसेस में। है प्री ऑपरेटिव, जो पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में भेज रहे हैं उससे पहले जो है पेशेंट के पेन को सबसाइड करना है या हल्का सेडेशन के रूप में आपको पेशेंट को पुट करना है तो आप नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेंडर का कलर पूछते हैं और साथ में इस गैस का यूज भी पूछते हैं, तो यू कैन पुट डायरेक्टली दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हैप्पी गैस। इट विल यूज एज एनाल्जेसिक फॉर्म, एज एनेस्थेटिक फॉर द प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। और कलर आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर, पहले वाला कलर था बॉडी ब्लैक टॉप व्हाइट, वो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर था और कंप्लीट लुक्स ब्लू है ना, दैट इज अ नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा होगा? लिख लिया? लिख लीजिए। वैसे आप 2 in 1 हो, आप सारा काम करते हो, इधर भी आपका ध्यान होता है, लिख भी रहे होते हो और अलग अलग कलर के पेन भी यूज करते हो। जहां हाईलाइटेड चीजें होती है उसको जरूर हाईलाइट किया करो। विल गो फर्दर। ऑरेंज, कौन सी गैस देखा ही नहीं कभी? ऑरेंज सिलेंडर तो कहां देखा, बहुत रेयर है ना। स्टूडेंट लाइफ में ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचना मुश्किल होता है, ज्यादातर रोटी के बाद गॉस पीस बनाने में बिजी कर देते हैं। ऑपरेशन ड्रम रख देंगे, गॉस पीस बनाओ। अच्छा गॉस पीस को आप कितने फोल्ड में फोल्ड करते हो? एग्जाम का एमसीक्यू है। गॉस पीस बनाते समय कितने फोल्ड में फोल्ड किया? खूब बनाए होंगे आपने, दैट इज 6 फोल्ड। कितना? 6 फोल्ड। इवन आपको याद है बेडशीट 6 फोल्ड में फोल्ड करते हैं, ड्रॉ सॉरी ब्लैंकेट 6 फोल्ड में फोल्ड करते हैं बच्चों। और ये 6 फोल्ड जब बेडशीट और ब्लैंकेट का ओपन होता है ना तो बेड कवर हो जाता है। अब हम लोग तो बेडशीट को 2 फोल्ड में फोल्ड कर सकते हैं, बट एक्जैक्टली 6 फोल्ड में फोल्ड किया जाता है, जिससे सेंटर ऑफ बेडशीट को रखा जाता है 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4, 5, 6, तो पूरा बेड आपका कवर हो जाता है ना। तो पूछ ले क्रॉस पीस को कितने फोल्ड पे फोल्ड करते हैं? तो 6 में। बेडशीट को पूछे तो भी 6 में और ब्लैंकेट को पूछे तो भी 6 में। ऑरेंज जो सिलेंडर आपको दिख रहा है दैट इज अ साइक्लोप्रोपेन गैस। ये ज्यादातर आपने ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा क्योंकि साइक्लोप्रोपेन गैस जो है उसका सिलेंडर का कलर ऑरेंज होता है और हम जनरल एनेस्थेसिया में यूज करते हैं बच्चों। जनरल एनेस्थेसिया देने में पेशेंट को हम यूज करते हैं, दैट इज नाउन एज साइक्लोप्रोपेन। तो फास्ट लिखिएगा। इट विल यूज, हम पेशेंट को इनहेलेशन के द्वारा इस गैस को एडमिनिस्टर करते हैं और पेशेंट गोइंग टू बी एनेस्थेटाइज और उस गैस का नाम है साइक्लोप्रोपेन। कलर याद रखिएगा। इट्स हुआ। ओके नेक्स्ट एक और कलर आपसे पूछ रहा हूं, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। लुक्स ब्राउन, हाँ हाँ, या इट इज करेक्ट। हीलियम गैस, हीलियम गैस दैट इज अ कलर पूछे तो ब्राउन। और यूज देखिए टू ट्रीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अस्थमा, सीओपीडी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, क्रॉप्स। और क्रॉप्स का एग्जांपल है एपिग्लोटाइटिस है। अब पीछे बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा, इसमें कितना टाइम लगेगा? लगा मैं लेके आ गया। तब तक आप इस कलर को ध्यान से निहार लीजिएगा। एक बार ना साउंड सिस्टम थोड़ा सही करें। ये ऊपर जो लगा था वो है क्या?
वो भी इसी बराबर ही है। अगर नया मंगवा देते ना, क्लास में आने के बाद पता चलता है, फिर दिन टीचर ऐसे चला देते हैं, मैं पूरा नया सिस्टम आता है। हेलो 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 हेलो, कौन हुआ क्या? हेलो 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 एवरीवन, कुछ कुछ सुधार हुआ पहले से थोड़ा बहुत? एक बार ट्राई करते हैं। और ये पूरा सिस्टम ही हमारा दिन कैसे काम चलाती है, वैसे ही काम हमारा। हाँ हाँ, हेलो। एक्चुअली एक वर्ड यहाँ पर आया बच्चों, एपिग्लोटाइटिस। और एपिग्लोटाइटिस इज अ सीरियस कंडीशन, इट कैन कॉज एयर ऑब्स्ट्रक्शन। और एपिग्लोटाइटिस वाले पेशेंट का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, दैट इज अ ट्रैकेस्टोमी। क्या होता है? ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी। और ट्रैकेस्टोमी अवेलेबल नहीं है तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, इतनी इंट्यूबेशन। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्सेट 06 का एमसीक्यू, नॉर्सेट 06 किसी ने दिया होगा, उन्होंने एपिग्लोटाइटिस पे 3 एमसीक्यू पूछे थे। जो कॉमनली उन्होंने पूछा था कि एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होगी, तो आपको आंसर लिखना था ट्रैकेस्टोमी। क्योंकि एपिग्लोटिस क्या है? जैसे ये आपका ट्रैकिया है, दिस इज योर ट्रैकिया, दैट इज योर इसोफेगस। और ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों के बीच में एक कार्टिलेज है जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। इसका दूसरा नाम है लिड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? लिड कार्टिलेज। जैसे ही एयर आती है, एयर को ट्रैकिया में भेजने का काम ये एपिग्लोटिस करता है। जब एयर आएगा तो किसको बंद कर देगा? इसोफेगस। किसको बंद कर देगा? और जैसे कोई फूड मटेरियल आएगा तो फूड मटेरियल आते समय ये ट्रैकिया को बंद कर देगा और फूड मटेरियल को कहां भेज देगा? इसोफेगस। कहां भेजेगा? इसी एपिग्लोटिस में एडिमा हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो जाता है, तो आपका एयरवे क्या होने लगेगा बच्चों? और उस ब्लॉकेज ऑफ एयरवे को, सडन एडिमा को तो मिनिमाइज नहीं कर सकते, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के रूप में हमें क्या करना होता है? दैट इज अ टेम्पररी मेंटेन एयरवे। ट्रैकेस्टोमी से हम टेम्पररी एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं। अब एपिग्लोटाइटिस वाला पेशेंट, ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट, एआरडीएस और इवन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, ये जितने भी डिजीज का नाम लिखा है, सारे डिजीज क्या? एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज क्या है? और यदि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है तो लंग्स में CO2 का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है। लंग्स में CO2 का एक्युमुलेशन, उस सिचुएशन में इस हीलियम गैस को इनहेल करवाया जाता है टू डायलेट ब्रोंकस, टू डायलेट। और ब्रोंकस से डायलेट हुआ, एयर ओपन होगा और CO2 क्या होगा? आ रहा समझ में? जब आप एपिग्लोटाइटिस पढ़ोगे तो उसके ट्रीटमेंट में इस गैस को मैं फिर से रिपीट करूंगा। और जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज मैंने यहां पर लिखा है, अस्थमा एलर्जिक डिजीज है जिसमें स्पाज्म होता है एयरवे में, सीओपीडी जिसमें दो डिजीज आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, साथ में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्रॉप्स में कौन आएगा? एपिग्लोटाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंक्यूल्स। तो ये सारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, इनको ट्रीट करने में इमीडिएट रिलीफ के लिए हम हीलियम गैस को एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे पेशेंट का ब्रोंकस क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, डायलेट हो जाता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। आगे समझ में? ओके फाइन। तो आपसे हीलियम गैस का पूछेंगे, कलर पूछेंगे और पर्पस पूछेंगे। आप लोगों ने तो लिख लिया होगा। ओके फाइन। व्हाट इज द कलर? ये मतलब फेमस गैस है, दैट इज CO2। और कलर जैसे लिखा आपने, ग्रे कलर। लेटर आई विल डिस्कस CO2 फॉर लेप्रोस्कोपी। फॉर लेप्रोस्कोपी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ये आपका एब्डोमेन है, दिस इज एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना है, लेप्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को पॉलीलिथियासिस हो गया, ये पेशेंट का लिवर है, ये पेशेंट का गॉल ब्लैडर है, और इसी गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, और हमें पेशेंट का स्टोन रिमूव करना है। उस सिचुएशन में दो तरीके की सर्जरी होती है, एक तो होती है मैनुअल, जहां हम इंसिजन पुट करते हैं और उस ऑर्गन या उस अनवांटेड पार्ट को रिमूव करते हैं। आजकल आपने सुना है बिना चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखा होता है कटरी का ऑपरेशन करवाएं बिना चीर फाड़। बिना चीर फाड़ का मतलब ये नहीं कि कोई इंसिजन नहीं देंगे, इंसिजन दिया जाएगा, बट उसका डायमीटर mm में होगा, बहुत माइनर इंसिजन होगा। और उसी इंसिजन, सपोज यहां पर इंसिजन दिया, इस इंसिजन के द्वारा डिवाइस को इंसर्ट करेंगे, इस डिवाइस का नाम है लेप्रोस्कोप। क्या नाम है? अब लेप्रोस्कोप को जब एडमिनिस्टर करेंगे तो एब्डोमेन क्या चाहिए? डिस्टेंडेड। क्या चाहिए भाई? नॉर्मली ऑर्गन है, ऑर्गन को प्रॉपर विजुलाइज करने के लिए पेट में गैस करना पड़ता है, जिससे पेट फूल जाता है, फिर आप आराम से एक एक ऑर्गन को विजुलाइज कर सकते हो। तो इस सर्जरी को कंडक्ट करने के लिए CO2 एडमिनिस्टर करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हिच गैस विल यूज टू एडमिनिस्टर फॉर डूइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो आपको आंसर क्या लिखना? तो ये CO2 ब्लड में जाकर लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाएगी, आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए हम कौन सी गैस को यूज करते हैं? CO2। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में कभी पूछे थी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना? CO2। क्या गैस रिक्वायर्ड फॉर लेप्रोस्कोपी? अभी पूछेंगे कि कितना अमाउंट नॉर्मली एडमिनिस्टर किया जाता है? 3 to 4 लीटर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक एवरेज अमाउंट जो है वी कैन पुट 3 to 4 लीटर, जिससे आपका एब्डोमेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा और ऑर्गन को आप विजुलाइज कर सकते हो। कलर आपके सामने मैंने पुट किया ग्रे कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ब्लैक बॉडी व्हाइट टॉप था, नाइट्रस ऑक्साइड पूरा क्लो था, हीलियम का कैसा था? ऑरेंज था। CO2 का कैसा है? सॉरी हीलियम का ब्राउन, CO2 का कैसा है?
दिल लिखा सभी ने? ओके फाइन। ब्लैक, नाम लिखा हुआ इसके ऊपर, नाइट्रोजन, दैट इज अ नाइट्रोजन गैस। सिलेंडर का कलर ब्लैक है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है नाइट्रोजन का। जब भी आपको मन करे आप वेस्ट इंडीज जा सकते हो, केन्या जा सकते हो, जिम्बाब्वे जा सकते हो, ऑल पीपल लुक्स लाइक नाइट्रोजन, दैट इज ब्लैक इन कलर। और नाइट्रोजन का यूज है क्रायोसर्जरी इन रेटिनल डिटैचमेंट, स्टोर ऑफ टिश्यू और सेल, आपके सेल और टिश्यू को स्टोर करना है तो भी हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। क्रायोसर्जरी, क्रायोसर्जरी की शॉर्टली आपको बता देता हूं। सपोज ये आपकी आई है, दिस इज योर आई, और आई का ये सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको क्या कहते हैं, तो स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा, देन कॉरोइड, देन सिलियरी बॉडी, देन लेंस, देन सस्पेंस लिगामेंट, देन आइरिश, और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है रेटाइना। क्या होता है बच्चों? दिस इज योर रेटाइना, दिस इज योर रेटाइना। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक छेद हो रखा है, और इस छेद के द्वारा जो इस आई के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसका नाम है विट्रस बॉडी, पीछे जो होता है पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस बॉडी होता है, एंटीरियर सेगमेंट में दो चीजें, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, वहां एक्वस ह्यूमर होता है। वहां कौन होता है? हम ज्यादातर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ये पोस्टीरियर चैम्बर नहीं है ना, ये जो है कॉर्निया, दैट इज योर कॉर्निया, दिस इज योर आइरिश, दैट इज योर लेंस। बिटवीन कॉर्निया और आइरिश इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर। इस कॉर्निया और आइरिश के बीच वाला एरिया क्या है? एंटीरियर चैम्बर। बिटवीन आइरिश और लेंस पोस्टीरियर चैम्बर, बिटवीन आइरिश और लेंस, बट बोथ चैम्बर इज कॉल्ड एंटीरियर सेगमेंट, बोथ चैम्बर इज कॉल्ड एंटीरियर सेगमेंट। तो एंटीरियर चैम्बर कॉर्निया और आइरिश के बीच में होगा, पोस्टीरियर चैम्बर आइरिश और लेंस के बीच में होगा। इस कंप्लीट सेगमेंट को एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो लेंस के पीछे, रेटाइना के पीछे का जो एरिया है उसको विट्रस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? और विट्रस बॉडी कंटेन विट्रस फ्लूइड। विट्रस फ्लूइड क्या होता है? यदि किसी पेशेंट का रेटाइना जो है टीयर आउट हो गया और जिससे ये विट्रस फ्लूइड जो है रेटाइना और कॉरोइड के बीच में एक्युमुलेट हो गया है, इसी कंडीशन को कहते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। क्या कहते हैं? That means the separation of retina from normal anatomical position is called retinal। अब यहाँ पर जो छेद हुआ था, उस छेद को बंद करने के लिए सेल और टिश्यूज को फ्रीज करना पड़ता है, और यहाँ फ्रीज करने के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं? मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये सिस्टम आई पढ़ाऊंगा उस समय मैं जिक्र करूंगा। उस सर्जरी का नाम है क्रायो सर्जरी। क्या बोलते हैं? तो क्रायो सर्जरी किसको ट्रीट करिए? रेटाइनल डिटैचमेंट। इसको ट्रीट करिए, ये जो आर डी लिखा ना बच्चों, इसको रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइनल डिटैचमेंट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और इस तरीके से रेटाइनल डिटैचमेंट होता है, और इस टीयर को रिपेयर करने के लिए हमें गैस का यूज करना पड़ता है, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या नाम है? और यहाँ 5 स्टार लगाना बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस का यूज करते हैं, एग्जाम का एमसीक्यू है, व्हिच गैस विल यूज इन क्रायो सर्जरी। तो आपको आंसर लिखना है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। सिलेंडर का कलर पूछे तो आप लिख सकते हो, है ना, कंप्लीट ब्लैक। ओके फाइन, लिखा सभी ने? बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, है ना। और सिस्टम डज हैव टू टाइप्स ऑर्गन। आपका बॉडी का सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, वन इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वन इज कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक मेजर डिफरेंस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब द ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड द थोरैक्स, द ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड द थोरैक्स के बाहर ऑर्गन, लाइक नोज, लाइक फेरिंक्स, लाइक लैरिंक्स, दैट इज एंड, इन ऑर्गन को कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी। और जो ऑर्गन लोकेटेड इनटू द थोरैसिक कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्यूलाई डक्ट, एल्यूलाई, लंग्स, दैट इज कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। आ रहा है समझ में? मैं यहाँ पर एक एक ऑर्गन को थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कस करता हूँ। हियर यू कैन सी, सपोज एक पर्सन है, क्या यू कैन सी, नोज, माउथ, ये इसका फेरिंक्स है, एंड द लैरिंक्स, दैट इज योर नोज। हाउ मेनी नोज वी हैव? वन। हाउ मेनी नोज वी हैव? हाँ भाई एक ही है, टू नोस्ट्रिल है, टू नोस्ट्रिल। बड़े सस्पेंस, एसएमएस होता है, एम्स ने पूछा है, ऑप्शन लिखा 1, फिर 2, 3, 4, आप सोचे एम्स ने पूछा, इतना आसान थोड़ी हो सकता है, तो हम 2 लिख के आ जाएंगे। नोज कितने होते हैं? हाँ, सस्पेंस में चले गए आप तो। फेरिंक्स, लैरिंक्स, एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने बात की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो 3 ऑर्गन आपको दिख रहा है, नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन आउटसाइड द थोरैक्स, नोज, फेरिंक्स को हम कहते हैं थ्रोट, और लैरिंक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड। एक ग्लैंड होता है, इसका नाम एडिनोइड ग्लैंड, एडिनोइड ग्लैंड, और ये एडिनोइड ग्लैंड नोज में लोकेटेड होता है, एडिनोइड ग्लैंड, एडिनोइड ग्लैंड which is located into the nose, तो नोज को लुब्रिकेट करने का काम करती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बस सिंपल एमसीक्यू पूछते हैं कि ऑल आर द ऑर्गन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेप्ट नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया किसका है? लोअर रेस्पिरेटरी। ट्रैकिया किसका होगा? लोअर। जैसे नोज लिखा है, फेरिंक्स में लिखा थ्रोट, लैरिंक्स लिखा वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड। अभी जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स को दिखा है, इसको हम आगे जब एक ऑर्गन को पढ़ेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा। फेरिंक्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बट इट आल्सो कंसीडर्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर भी आप फेरिंक्स पढ़ते हैं। तो ये काम क्या करते हैं? ये दोनों में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट वर्क as a passageway of air, it work as a passageway of
तो एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ले जाने का काम कौन करता है? फेरिंग्स। इन डाइजेस्टिव सिस्टम इट वर्क एज अ पैसेजवे ऑफ फूड, इट वर्क एज पैसेजवे ऑफ द, और फूड को जब कैरी करके ईसोफेगस को देता है तो वहां पर ये किसका काम करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कई ऐसे ऑर्गन आपकी बॉडी में जो पार्शियली एक सिस्टम का होता है, पार्शियली दूसरे का होता है। जैसे आपको याद दिलाऊं मैं, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पार्शियली एंडोक्राइन और पार्शियली लिम्फेटिक सिस्टम। पार्शियली ये एंडोक्राइन का भी ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम का भी है, लाइक पैनक्रियाज, पार्शियली एंडोक्राइन, पार्शियली डाइजेस्टिव, पार्शियली। तो एक ऑर्गन यदि दो सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आधा आधा हम लोग काउंट करते हैं, है ना? तो उसी तरीके से आपको याद रखना कि फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन भी है, बट यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। फेरिंग्स, लैरिंग्स, एडिनोइड ग्लैंड, नोज, मेनली तीन ऑर्गन है। नोज जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन, फेरिंग्स इसका नाम है थ्रोट, लैरिंग्स दैट इज रिस्पांसिबल प्रोटेक्शन ऑफ वॉइस, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, है ना, जिसको हम वोकल कॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये तीनों ऑर्गन जो है दैट मे बी लोकेटेड इन आउट ऑफ कॉर्ड्स, थोरेसिक कैविटी के क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और बाकी जितने भी ऑर्गन कहाँ होंगे? थोरेसिक कैविटी। अब ये एक पेंडिंग एमसीक्यू बात है, आपको ये पता चल गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन कौन-कौन से? नोज, फेरिंग्स और एक एमसीक्यू आता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन पूछे तो आपको आंसर लिखना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पूछे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये याद रखना बच्चों। हो सकता है एग्जामिनर सिर्फ आरटीआई लिखा होता है तो आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आंसर लिखोगे। एग्जामिनर ने अपर और लोअर दोनों लिख दिया तो हम किसको लिखेंगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है और कई बार पूछा कि इसमें ऑप्शन एग्जामिनर क्या करता है, एक लिखता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक लिखेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, दो और ऑप्शन दे देगा। तो सभी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर में सबसे कॉमन होने वाला इन्फेक्शन, आपको थोड़ा सा वेट चेंज होता है, शुरू हो जाते हो या फिर, है ना, ऐसा करते हो? नहीं करते, बड़े सिंसियर हो। क्या नहीं करते? पॉकेट से हाथ निकलता आपका और ऐसे हाथ निकाल के पूरे पाम को ऐसे, है ना? अभी तो थोड़े आप एजुकेटेड हो गए, बचपन के दिन याद कीजिए जब निकर पहन के स्कूल जाया करते थे, तब रुमाल होता था आपके पास, हैंगी थोड़ी होता था, या तो कॉलर और या अपनी पॉकेट जिंदाबाद। कई भी हाथ खराब होते पॉकेट में डाल के साफ करके बाहर निकालते थे, है ना? तो आगे जब मैं आपको नोज की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, नोज की एनाटॉमी के बाद में नोज के डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, एपिस्टेक्सिस होगा, साइनोसाइटिस साइनस डिसऑर्डर होगा, राइनाइटिस पढ़ाऊंगा, राइनाइटिस सुना होगा, राइनोरिया, नेजल डिसर्स, तो उसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है नेजल सैल्यूट, जो अभी मैंने आपको बताया था, पॉकेट से हाथ निकलना, दैट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और सबने मारे होंगे ये सैल्यूट। हाँ, आजकल तो टिश्यू पेपर भी ढूंढते हो। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत प्रोन टू डेवलप कंडीशन है, थोड़ा वेदर चेंज होता है आपको राइनोरिया होने लग जाता है, आपको साइनोसाइटिस हो जाता है, थोड़ा आप धूप में जाते हो कहीं तो आपको एपिस्टेक्सिस का रिस्क होता है। तो आपकी बॉडी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन पूछे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर और लोअर दोनों लिखा होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना? यहाँ पर यूटीआई मत लिखना, यहाँ पर यूटीआई, यूटीआई मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है ना? यदि आपको यूटीआई के लिखा पूछे तो ऐसा लिखना, मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल, या आपको बता दो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर आपको लिखना है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और एक और चीज ऐड कर रहा हूं, डेवलप आफ्टर 48 आवर्स, ये भी पूछ लेते हैं कितने एडमिशन के कितने टाइम बाद होता है, एडमिशन होने के कितने टाइम बाद होता है, तो आपको लिखना है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, ऑफ एडमिशन। कंफ्यूज मत होना, मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल और एमसीक्यू भी आया हुआ है। नोजोकॉमियल को हॉस्पिटल मतलब इसका ये है कि आप एडमिट हुए, आपको डिजीज कुछ और था, और हॉस्पिटल के वो साफ सफाई वाले बाथरूम उन्होंने आपको क्या दे दिया? यूटीआई। तो एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद में मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट। क्लियर? तो मोस्ट कॉमन बॉडी में कौन सा है? रेस्पिरेटरी। मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल कौन सा है? यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके फाइन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तीन ऑर्गन है, मैं बात करूं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगेन यू कैन सी, यह तक तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था जिसमें मैंने लिखा नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ओके, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद में जो ऑर्गन्स आएंगे दैट यू कैन सी एवरीवन, ट्रैकिया, दैट इज योर ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, right bronchi or left bronchi, trachea, bronchi, right bronchi enter into the right lungs, left bronchi enter into the left lungs, that is your right lungs, that is your left lungs। अब जो right bronchi right lungs में एंटर हुआ है ये फर्दर तीन डिवीजन करता है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और लेफ्ट वाला दो डिवीजन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको सबको पता है कि राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 3 lobe और लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 lobe। when the right bronchi enter into the right lungs it divide into 3, primary, secondary और, तो कितने lobe बनेंगे? लेफ्ट इट विल बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, तो कितने lobe बनेंगे? तो अब एक्जेक्टली माय डियर, जब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई फर्दर क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोस बनाएगा। क्या बनाएगा? ये लंग्स के बाहर नहीं है, फोटो में बता रहा हूं, है ना? आप सोचो लंग्स से बाहर निकल के सर घूम रहे हैं एब्डोमेन में, ये फोटो में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हम अभी लंग्स के अंदर ही है, ठीक है? तो ये आपका हो गया ट्रैकिया, ये आपका हो गया ट्रैकिया, ये हो गया राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अभी तक बच्चों मैंने जितने आपको ऑर्गन बताए ना,
इनमें किसी ऑर्गन के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो O2 और CO2 का एक्सचेंज करे। ये सिर्फ एक रास्ता बना रहे हैं, एक पाथवे बना रहे हैं। यहाँ पर O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होता है। मैं लेके जाऊंगा जहां O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। दिस इज ओनली पाथवे व्हेन एयर एंटर बाय द नोज, नोज से कहा जाएगा फारिंग्स, फारिंग्स से कहा जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहा जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहा जाएगा ब्रोंकाई, से कहा जाएगा ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में आता है एल्यूलाई। दिस इज एल्यूलाई डक्ट, दिस इज एल्यूलाई डक्ट। और इसी एल्यूलाई डक्ट में कौन प्रेजेंट होता है? एल्यूलाई। कौन होता है? तो दिस इज योर राइट लेफ्ट ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। पहले आप समझिएगा, लिखवा दूंगा प्लीज। ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलाई डक्ट, एल्यूलाई डक्ट, देन एल्यूलाई, एल्यूलाई। Exactly, the organ are responsible to exchange of CO2, O2 और CO2, एल्यूलाई। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अभी किसके अंदर जाएंगे अपन? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, लंग्स को कहते हैं, लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाइड करना। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड ऑफ द हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में एंटर करता है, तो लंग्स में ब्लड का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। तो CO2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और ये एक्सचेंज लंग्स में कौन करता है? एल्यूलाई। इसीलिए हम एल्यूलाई को कहते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? जस्ट रिमेंबर, नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, न्यूरॉन है तो नर्वस सिस्टम है। किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, यस, नेफ्रॉन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। सेल आपकी बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछेंगे, एल्यूलाई। कौन होगा? और यही वो एल्यूलाई है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जाकर करके मल्टीप्लाई होता है और टीबी फैलाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एरोबिक बैक्टीरिया, कौन सा? उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसको ऑक्सीजन कहां मिलेगा? और एल्यूलाई में जाके अपना परिवार बढ़ाता है और फिर पल्मोनरी टीबी कॉज करता है। क्या कॉज करता है? आ रहा समझ में? तो एल्यूलाई जो है, एल्यूलाई में भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1 सेल रिस्पांसिबल है, वो O2 CO2 का एक्सचेंज करता है। मैं जब वहां पहुंचेंगे तब देखिए, मैं यहाँ ऑर्गन का नाम बता रहा हूं। जब एनाटॉमी हम पढ़ेंगे ना, एक एक ऑर्गन और उस ऑर्गन की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे डिसऑर्डर्स पढ़ते हुए आगे कैरी करेंगे तो आपको काफी इजी होगा। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेरे कहने का पर्पस था, जो ऑर्गन थॉरैक्स के अंदर आता है, जिसमें ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्यूलाई डक्ट है, एल्यूलाई है, और लंग्स है, और these are the lower respiratory tract organ, lower respiratory, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप देखिएगा ट्रैकिया जिसको मैंने कहा विंड पाइप, ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट, दो ब्रोंकाई आपको मैंने बताया, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई की ब्रांच को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एल्यूलर डक्ट और एल्यूलाई जहां पर मैंने कहा O2 CO2 एक्सचेंज होता है, और आपके लंग्स, वो लंग्स होते हैं। ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन है। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, अपर में कौन आता है, लोअर में कौन आता है, यहाँ एमसीक्यू ही बनता जाता है, कौन कौन सा अपर का पार्ट है, कौन कौन सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। या सिर्फ ऑर्गन का मैं डिवीजन आपको मेंशन कर रहा हूं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लिख लिया बच्चों? या बेसिक एमसीक्यू बनेगा, अपर और लोअर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, कौन सा अपर में आता है, कौन सा लोअर में आता है। नाउ पाथवे ऑफ एयर, अगेन यू कैन सी पाथवे ऑफ एयर की हम बात करें, जैसे मैंने कहा था प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन हम किसको कहते हैं? नोज को, नोज, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्यूलाई डक्ट और एल्यूलाई। तो पांचवे यदि हम बात करें, आप सांस लेते हो, कुछ बच्चे रात को मुंह फाड़ के सोते हैं, है ना? कुछ बच्चे जो है शांति से, ट्रायंगल शेप का एक ऑर्गन होता है नोज, जिसको हम फेस का खूबसूरत पार्ट कहते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते, बड़े कामली सोते, कुछ ना खर्राटे मारते, पब्लिक को भी नहीं सोने देते, खुद भी नहीं सोते। ऐसा होता है? आपको पड़ोसी खर्राटे मारा होगा तो आप क्या करोगे? अंदर अंदर गुस्सा करोगे, कैसा इंसान है, मेरे को सोने नहीं दे रहा, या उसका ट्रीटमेंट करोगे? इलाज करना आता है कराटे वाले का? आज सिखाता हूं आपको। हाँ, कोई भी कराटे मारा होता है ना, 30 सेकंड तक उसका नोज बंद कर देना, कितना तक? ज्यादा मत करना, परमानेंटली चला जाएगा। 30 सेकंड तक नोज को पिंच करना, एंड फिर एक लंबी सांस लेगा, वोकल कॉर्ड को थोड़ा आराम मिलता है। और कराटे का कारण क्या होता है पता है? इनडाइजेशन, इम्प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी नहीं होना, और खाना ऐसा खा लेना, स्टोमक तो कह रहा भाई मेरी कैपेसिटी 1.5 लीटर है, आपने 2 लीटर डाल दिया, कोई शादी ब्याह में चले गए, दोस्त की पार्टी में चले गए, है ना? तो हमें एक वर्ड कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, विंडो ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यू नो विंडो, दरवाजा। तो जीआई ट्रैक्ट का विंडो जो होता है कौन है? माउथ। अब यहां से आप जिसको पनिशमेंट दोगे वही तो अंदर जाएगा, ये सुनो। अब आपने दरवाजे से हर किसी को एंट्री दोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा। आप गर्म खा के जा रहे हो, कुछ ठंडा मिला उसको भी अंदर डाल दिया, कुछ अनवांटेड मिला उसको भी अंदर, अंदर कौन सा आदमी बैठा है जो सब सेटल कर रहा है कोई? तो दरवाजे पे कंट्रोल होना चाहिए। घर में जब भी कोई मेहमान आता है ना, सबसे पहले दरवाजे से देखते हैं, अभी अपना जाना पहचाना है, बहुत खुशी होती है, आया नहीं बोला यार ये क्यों आ गया, तो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, चाहे दोनों अंदर बैठे, क्यों अनवांटेड लगा तो उसको एंट्री नहीं देने का। वहीं पे जोमेटो वाला आपका फूड लेके आ गया, आपका पसंदीदा डिलीवरी मिल गया, कौन दरवाजा खोलोगे? तो मेरा कहने का पर्पज है, माउथ से जिसको अंदर भेजते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है। हेल्थी फूड खाओगे तो आप हेल्थी रहोगे, नहीं तो खराटे भी आएंगे और कुछ अनवांटेड एक्टिविटी भी होगी जो आपको सोने नहीं देगी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहला ऑर्गन कौन होता है? नोज। कौन होता है?
नोज इज अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन, पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन नोज। जैसे ही आपकी एयर नोज के द्वारा एंटर होगा तो नोज से नेजोफैरिंक्स से होता है फेरिंक्स में जाएगा, फिर लैरिंक्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर एल्यूलाई डक्ट में जाएगा, फिर कहां पहुंच जाएगा एल्यूलाई, मतलब हम कहां पहुंच के लंग्स में। आया समझ में? पाथवे भी यही कहता है कि नोज आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन है, नोज और माउथ के द्वारा एयर फेरिंक्स में जाता है, फिर लैरिंक्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में जाता है, फिर लंग्स में जब पहुंचेगा तो ब्रोंकाई के बाद किस में जाएगा, और ब्रोंकियोल्स के बाद किस में जाएगा, और एल्यूलाई किसको एक्सचेंज करता है O2 और। तो कभी कभी सीक्वेंस पूछते हैं, आजकल के एमसीक्यू का जो पैटर्न है ना कि इसके बाद कौन है उसके बाद कौन है, तो इसको जरूर आप नोट कर लेना। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है वहां पर ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं। पाथवे, पाथवे ऑफ एयर, मुझे गुब्बारे बच कैसे गए, आप लोग हाथ नहीं पहुंचे है, मेरे तो प्रोग्राम के बाद ही हम थोड़ा सिंसियर हो गए, मैच्योर हो गए। लिख लिया सभी ने? नाउ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनली दो तरीके के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी। हम कह सकते हैं प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन, सेकेंडरी मतलब सपोर्टिव फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो है प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू एंड रिमूव CO2। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को तो अंदर भेजता है, ऑक्सीजन को आके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ ब्लड से होता हुआ बॉडी में भेजता है और CO2 को बाहर निकालता है। ये इसका मेन फंक्शन है दैट वी कैन कंसीडर प्राइमरी। बहुत सिंपल है कि वो आर रिस्पांसिबल टू एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन कौन है, तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। अब ये दो एमसीक्यू आते हैं, एक मैंने अभी आपको बता दिया, एक मैं ऐड करूंगा और आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं CO2 की बात कर रहा हूं बच्चों। आज की क्लास में मैंने कहा था CO2 विल यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, CO2 विल यूज फॉर द लेप्रोस्कोपिक। देन माय डियर, CO2 gases work as a respiratory stimulant। 5 स्टार लगा देना बेटा। एक फंक्शन आपको मैं पहले बताया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि कौन सी गैस है, द गैस वर्क एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। यहां से एमसीक्यू बनेगा, व्हिच गैस वर्क एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो आपको वहां लिखना है CO2। क्या लिखोगे भाई, CO2 बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रिगर आउट होगा और ऑक्सीजन को आपके ब्लड में भेजने का काम करेगा। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट पूछना, ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन लिख देते हैं, वहां पर आपको CO2 लिखना है। दिस इज CO2 वर्क एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट और CO2 गैस विल यूज फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। दोनों एमसीक्यू एग्जाम में आए हुए हैं और दोबारा रिपीट हो सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितना लीटर पुट करते हैं, 3 to 4, कितना लीटर, 3 to 4 लीटर। दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन। नाउ वी गो सी सेकेंडरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन में जो अदर ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं उनका फंक्शन, जैसे मैं पुट करूं सेंस ऑफ स्मेल, किसका काम है, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। मैं कहूं प्रोटेक्शन ऑफ वॉइस, किसका काम है, लैरिंग्स का, दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन। आया समझ में? तो सेकेंडरी फंक्शन लिखा है फैसिलिटेट सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बाय ऑल्फैक्टरी नर्व, और ब्रैकेट में लिखना नोज। सेंस ऑफ स्मेल ये सेकेंडरी फंक्शन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अदर ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं। मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, बट अदर ऑर्गन का कंट्रीब्यूशन देखें तो नोज जो है जिसको मैंने प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन का है, और नोज से हमें पता चल जाता है सेंस ऑफ स्मेल का। और ये कौन सा नर्व काम करता है, ऑल्फैक्टरी। कौन सा नर्व काम करता है, ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच बाय लैरिंग्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच बाय लैरिंग्स, दैट इज आल्सो सेकेंडरी फंक्शन। पहला है सेंस ऑफ स्मेल, सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच। जो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच जो मैंने मेंशन किया दैट विल बी सेकेंडरी फंक्शन, है ना। डायरेक्टली हम लोग इसको कंसीडर, ये पर्टिकुलर ऑर्गन का काम है। इवन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस जो है इसका रोल पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करता है बच्चों। फॉर एग्जांपल, जब भी हम बात करते हैं पीएच को रेगुलेट करने वाले ऑर्गन या सिस्टम, तो दो सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, both system are responsible to regulate your pH of blood। रेस्पिरेटरी सिस्टम CO2 को बाहर भेजता है, रीनल सिस्टम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम क्रिएटिनिन यूरिक एसिड को बाहर भेजता है। वो ब्लड का वेस्ट है, उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, रीनल सिस्टम। कौन करता है? तो बोथ सिस्टम आर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड, एसिड और बेस, इन दोनों को बैलेंस करने का काम। ये क्यों जरूरी है, देखिए जब हम बात करते हैं पीएच का, पीएच की जब हम बात करते हैं, और पीएच में भी ब्लड पीएच की बच्चों हम बात करते हैं, ब्लड पीएच तो सबको पता है कि 7.35 to 7.45, एवरीबॉडी नो वेरी वेल, दैट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। इट इज मोर देन 7 और लेस देन 7, इट इज मोर देन 7 और लेस देन 7, मोर देन 7, सबकी मोर देन 7 होता है, वी कैन से एल्कलोसिस, एल्कलीमिया, 7 से ज्यादा को एल्कलोसिस, 7 से कम को। अब जब भी ब्लड का पीएच जो है, यदि आपके ब्लड का पीएच डिक्रीज होकर के 6.80 चला गया, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यदि आपका ब्लड का पीएच बढ़ करके 7.80 चला गया, तो भी पेशेंट की क्या हो जाएगी बच्चों, पीएच का बढ़ना भी डेंजरस, कम होना भी डेंजरस।
तो व्हाट रिस्पांसिबल टू रेगुलेट? रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन दोनों का काम है। अब पीएच कम ज्यादा होने के दो रीजन है, या तो एसिड बढ़ जाना या एल्कलीन बढ़ जाना, या एसिड कम होना एल्कलीन कम होना। तो इस पीएच को रेगुलेट करने में एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा और दूसरा रीनल। If your pH decrease less than 6.80, it can cause death. If the pH increase more than 7.80, it can cause, remember everyone? Okay, तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने का काम भी सेकेंडरी फंक्शन है। मेंटेन बॉडी वाटर लेवल, बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करना भी कहीं की रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन है। आपको मैंने कहा था लंग्स आर रिस्पांसिबल टू लॉस ऑफ 400 to 600 ml वाटर। कितना वाटर लॉस करा था? 400 to 600 ml। मेंटेन हीट बैलेंस, जितना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक्टिविटी आपकी अल्टर होगी तो कहीं की टेंपरेचर भी फ्लक्चुएट होगा। मैंने आज ही शुरू में आपको पढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज होता है। तो 13% O2 कंजप्शन बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर राइज होता है 4 ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज होता है। रिमेंबर, तो कहीं की आपके हीट के बैलेंस के लिए रिस्पांसिबल है। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्राइमरी में कौन एक्सचेंज ऑफ O2 है? नाउ आई विल चेक योर नॉलेज। एमसीक्यू का ट्रेंडिंग है, अच्छा एमसीक्यू है, ध्यान से देखिएगा। वी आर गोइंग टू सी। ईमानदारी से पढ़ना, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है और सिर्फ हाथ खड़ा करना। ऑल यू शुड रेज योर हैंड्स। और मैंने पढ़ा के पूछा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा अल्टर किया है, पढ़ा कर पूछा है, बस कुछ ही हाथ खड़े हो रहे हैं। The most powerful respiratory stimulus for breathing, मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा एडिट किया है, मोस्ट पावरफुल वर्ड यूज किया है। उसका आगे मोस्ट पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलस और द ब्रीथिंग इन ए हेल्थी पर्सन इज, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यू, इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच एसिड मतलब डिक्रीज पीएच, पीएच एल्कलोसिस। व्हिच इज द राइट आंसर? नहीं लिखा इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, सभी आप पी कर रहे हैं, दैट इज राइट आंसर। दैट इज, क्योंकि अभी मैंने कहा था रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन था। अब एग्जामिनर ने एमसीक्यू को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है, एक वर्ड ऐड किया, पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट फॉर ब्रीथिंग इन अ हेल्थी पर्सन, और इसने लिख दिया इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रिगर आउट होगा और किसको भेजना शुरू करेगा? ऑक्सीजन। किसको भेजेगा? आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन ही आपको टेस्ट में मिलने वाले। एक और एमसीक्यू आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज आउट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज आउट ऑफ प्रोसेस, आउट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? कौन सी गैस जब रेस्पिरेटरी साइकिल चलता है ना बाहर जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। हाँ जी हाँ जी, हाँ आपका सी, ठीक है। ओके फाइन, एक और एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के बाद मैं इसके पैरामीटर को डिस्कस करने वाला हूं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में O2 और CO2 के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं और सही होना चाहिए। रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर, नन ऑफ द अबव। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स, फ्री अभी, दैट इज, अब मैं आपको मेंशन करता हूं कुछ टर्म्स है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन सपोज, और यहां से एक टर्म्स का मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं बच्चों कई बार। देखिए चेहरा खूबसूरत नहीं बने तो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। किसी का नाक बड़ा बन जाता है, किसी का छोटा बन जाता है, बट आई ट्राई टू मेक, this is your nose, this is your pharynx, that is your larynx। इन तीनों ऑर्गन को क्या कहते हैं बच्चों? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। देन राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, दैट इज अ ट्रैकिया, दैट इज अ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी, दैट इज अ ब्रोंक्यूल्स।
That is the alveoli duct, और दिस इज द alveoli. ये जो लंग्स दिख रहा है बच्चों, लंग्स की बाहर की लेयर को बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल प्लूरा. अंदर की लेयर को बोलते हैं विसरल प्लूरा, और कैविटी को क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी. क्या कहते हैं? दिस इज द प्लूरल कैविटी. ओके फाइन. एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बता रहा हूं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, व्हेन वी टेक इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, सांस का चलना या रेस्पिरेटरी साइकिल का नॉर्मली फंक्शन करना, उसके लिए लंग्स के अंदर का टेंपरेचर प्रेशर और एनवायरमेंट का प्रेशर इक्वल चाहिए. ध्यान रखना, जहां एनवायरमेंट का प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, दे फील ब्रीथिंग डिफिकल्टी. जैसे आप कभी फ्लाइट में जा रहे हो, तो फ्लाइट में जैसे आप रनवे पे फ्लाइट बोल रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे वो टेक ऑफ करता है तो आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, तो किसी को उल्टी करने का मन करता है, कोई सांस की तकलीफ फील करता है ना. तो प्रेशर क्या हुआ? फ्लक्चुएट हो. प्रेशर क्या हुआ? तो नॉर्मली एनवायरमेंट का जो प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, दिस इज प्रेशर इन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट लंग्स के अंदर भी 760 mm ऑफ Hg, एल्यूलाई के अंदर भी 760 mm ऑफ. पहले समझिए, लिखवा दूंगा प्लीज, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है. आज किसी का व्हाट इज द नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रेशर, आप क्या लिखोगे? 760. व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर इनटू द लंग्स, क्या लिखोगे? व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर इनटू द एल्यूलाई? 700. तभी O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाता है. जहां प्रेशर कम ज्यादा होगा, योर रेस्पिरेटरी पैटर्न गोइंग टू बी अल्टर्ड. तो एग्जाम में किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, भाई एनवायरमेंटल प्रेशर कितना होता है, तो भी 760 लिखना है. किसी का व्हाट इज नॉर्मल पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स पर 760. और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एल्यूलाई का प्रेशर कितना होता है, तो भी क्या लिखोगे? 760. बट जैसे ही ये प्रेशर ट्रांसफर होगा इनटू द प्लूरल कैविटी, तो ये डिक्रीज होकर के 756 mm ऑफ Hg हो जाएगा. इसको कहेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इसको कहेंगे प्लूरल कैविटी प्रेशर. तो यहां माइनस कितना हो गया? 4. माइनस कितना हो गया? क्यों? बिकॉज दैट कैविटी कंसिस्ट ऑफ 30 ml सर्फेक्टेंट. इस कैविटी में क्या परसेंट होता है? 30 ml सर्फेक्टेंट. The surfactant will help to prevent the friction between parietal और visceral layer. वो प्रेशर को डिक्रीज कर देता है. तो यहाँ प्रेशर कितना हो गया? 756 mm ऑफ. तो what is the normal intrapleural pressure? What is the normal alveoli pressure? What is the normal pulmonary pressure? What is the normal environmental pressure? Clear everyone? अब जब हम बात करें कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, मैंने सारा स्ट्रक्चर आपके सामने पुट किया है, और सबसे पहले मैंने कहा है एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर और लंग्स. मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर है और ये आपका लंग्स है. यहां से ऑक्सीजन का जाना, CO2 का आना, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पहले समझिएगा बच्चों, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं. यदि पल्मोनरी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ एक्सटर्नल लिख सकते हैं, बट नॉट एक्यूरेटली. मैं एक्सटर्नल का मीनिंग बताऊं आपको आगे. यदि पल्मोनरी ऑप्शन नहीं है तो वी कैन कंसीडर दैट इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. बट एक्जेक्टली व्हेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर और लंग्स, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्योंकि एनवायरमेंट में प्रेशर कितना है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कितना है. अब लंग्स में तो हम पहुंच गए, अब लंग्स से हमें कहा जाना ब्लड में, कहा जाना है. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दैट इज कॉल्ड, यू कैन सी एवरीवन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एयर इन लंग्स, और लंग्स और ब्लड के बीच के एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? ये एग्जामिनर का पसंदीदा एमसीक्यू आता है, जो बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं. अभी और बताऊंगा, अभी आपको रुकना है. एंड आपको पल्मोनरी और एक्सटर्नल का मीनिंग क्लियर हुआ. एनवायरमेंट से जब हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, CO2 बाहर जा रही है, हम कहेंगे ये तो पल्मोनरी वेंटिलेशन है. बट लंग्स से हम एंटर करते हैं ब्लड में, और ब्लड से हम CO2 को बाहर लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दैट इज कॉल्ड. अब हम ब्लड में पहुंचे, ब्लड में पहुंचने के बाद में हमें ब्लड सेल में एंट्री लेना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 बिटवीन ब्लड एंड. समझिएगा, बाहर से लंग्स में आए थे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा, लंग्स से ब्लड में गए तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा, और अब ब्लड से सेल में, ब्लड सेल में गए तो हमने कहा इंटरनल. कभी कभी एग्जामिनर इसका दूसरा नाम पूछते हैं, याद रखने का तरीका, इंटरनल याद नहीं रहे, टिश्यू याद रखना, टिश्यू याद नहीं रहे तो सेल याद रखना. बिकॉज व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू मेक, एक से अधिक सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. तो सेल के ग्रुप से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से सिस्टम, सिस्टम के ग्रुप से आप. कौन बनती है? ह्यूमन बॉडी. कौन बनती है? अब एक और टर्म में बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन. अब जैसे हम सेल तक पहुंचे, यूटिलाइजेशन एंड CO2 प्रोटेक्शन बाय द सेल मेटाबॉलिज्म. सेल का मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीजन तो ले लेगा और CO2 को बाहर भेज देगा. इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर. इन चारों टर्म्स में ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा यादगार है एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से. प्लीज राइट डाउन चारों टर्म्स का मीनिंग क्लियर लिखना, और इन दोनों को हाईलाइट करना. व्हाट इट मींस बाय द एक्सटर्नल, व्हाट इट मींस बाय द इंटरनल. दोनों में क्या होता है, दोनों के एग्जाम एमसीक्यू पूछे जाते हैं. ऐसे लेजी लेजी नहीं बैठना बच्चों, शुड सिट लाइक आर्मी मैन. पीछे उधर सारा लिया टेबल का, से बादशाहों की तरह बैठे, मूवी हॉल में बैठते हुए. कहां बेटा बुक्स? तो बेटा, तो इस खोपड़ी में 1300 ग्राम वजन है, क्या क्या फिट करेंगे? प्लीज निकाल उस ब्रेन को चलाते रहो, इसको रोकोगे ना बड़ा बदमाश है ये कभी ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कभी कहीं जाएगा. आप डिजिटल बोर्ड पे फोकस है, एलईडी पे फोकस है.
Actually, when the pressure enter in a intrafluid space ना, space does already have 30 ml surfactant. The surfactant can reduce pressure. तो यहाँ flow कम हो जाता है comparison to the lungs और comparison to the alveoli because of surfactant. Surfactant नहीं होता तो यहाँ पर होता है. लिखा बच्चों? हाँ बेटा. सेलुलर का मतलब जैसे सेल फंक्शन करता है तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो फंक्शन करने में उसने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और डीऑक्सीजनेटेड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया. दैट इज कॉल्ड सेलुलर. और सेल की एक्टिविटी में यूज होना. पहले एनवायरनमेंट लंग्स पल्मोनरी, लंग्स से ब्लड एक्सटर्नल, ब्लड से सेल इंटरनल. सेल के फंक्शन सेलुलर. ठीक है. रेस्पिरेटरी साइकिल. कभी कभी साइकिल लिखा होता है, कभी कभी एलिमेंट आता है और हिंदी में इसको कहते हैं घटक. सुना है आप लोग? यदि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो वहां आता है कि एलिमेंट ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉप. पोस्ट कॉप सुना है? या आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा हो एलिमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंप्लीमेंटेशन. रिमेंबर? तो रेस्पिरेटरी साइकिल में 3 एलिमेंट्स होते हैं लाइक इंस्पायरेशन. और यहां पर सबसे खास बात है जब हम रेस्पिरेटरी साइकिल की बात करें, देखिए अगेन यू कैन सी ये लेफ्ट वाला लंग थोड़ा मैं छोटा इसलिए बना रहा हूं. दिल किधर होता है? हार्ट लेफ्ट साइड में. थोड़ा सा लेफ्ट वाला लंग का साइज छोटा होता है, वजन भी कम होता है ना? बट हार्ट किधर रहता है? लेफ्ट साइड. इसको संभाल के रखता है ना. दैट इज द लेफ्ट लंग्स. ओके फाइन. ये जो मैं इमेज बना रहा हूं दैट इज अ थोरैक्स. दैट इज अ, कैन यू टेल मी थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 25. हाउ मेनी? दैट मींस 12 पेयर्स ऑफ 1 और टू मेक थोरैक्स. ये थोरैसिक केज क्या बनाता है? और इसी थोरैसिक केज में क्या होता है? लंग्स. लंग्स के अंदर सारे लंग्स के ऑर्गन हो गए. इधर से ट्रैकिया शुरू हुआ और ये भी कहां चला गया? थोरैक्स में. ये स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस है. आपने कभी कपालभाति की है? मेडिटेशन, योगा, कभी पेट कम करने की कोशिश की हो? है? ऐसे बाबा रामदेव करते हैं ना. तो सांस अंदर लेने पर क्या होता है? लेके देखिएगा. व्हाट आर द चेंजेस यू फील? टेक डीप ब्रीथ. व्हेन यू टेक डीप ब्रीथ, व्हेन यू डू द इंस्पिरेशन, डायफ्राम क्या हो रहा है? यू फील लाइक डायफ्राम गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्टेड. स्टर्नम गो आउटवर्ड. स्टर्नम क्या हो रहा है? रिब्स भी क्या हो रहा है? आर्मी में जब हम लोग रनिंग करके आते हैं चेस्ट का मेजरमेंट करवाते हैं तो सांस को क्या करते हैं? करते नहीं करते? तो जो चेंजेस हो रहा है यहाँ एमसीक्यू बनता है कि स्टर्नम कैसा होगा, डायफ्राम क्या होगा, रिब्स के साथ क्या होगा. जैसे मैंने कहा इंस्पिरेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा. रिब्स मूव अपवर्ड 1 to 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर, देन आउटवर्ड. पहले रिब्स ऊपर आएगा फिर बाहर आएगा. आप सांस लेके देखिएगा ऊपर आके फिर बाहर आ रहा है. चेस्ट विल बी एक्सपेंडेड, है ना? तो व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव अपवर्ड अराउंड 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर एंड आउटवर्ड. और स्टर्नम क्या होगा? आउटवर्ड. ये बताने का मेरा मेन पर्पस है. आगे मैं पढ़ाऊंगा फ्लेयल चेस्ट, उसमें पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट पढ़ाऊंगा. और फ्लेयल चेस्ट का कॉज होता है रिस्ट्रक्शन. और फ्लेयर चेस्ट में नॉर्मल के ऑपोजिट मूवमेंट होते हैं. यहाँ से अंदर जाना चाहिए वहां वो बाहर आएगा, बाहर जाना चाहिए अंदर जाएगा. तो मेनली यू शुड फील लाइक दैट व्हेन वी डू द इंस्पिरेशन. सांस अंदर ले रहे हो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिब्स पहले जो है आउटवर्ड फिर अपवर्ड. और स्टर्नम क्या हो रहा है? आउटवर्ड. और इसका ड्यूरेशन जो हमें लगता है 1 से 1.5 सेकंड ये ड्यूरेशन है सांस अंदर लेने का. वेट करना, लिखाऊंगा प्लीज वेट. और आप जब तक नहीं कहोगे सर अगली स्लाइड पे जाओ तब तक नहीं जाऊंगा. बट ब्रेन को पूरा ओपन रखो, नहीं तो घर जाके बोलोगे कौन थे अशोक सर, क्या पढ़ा मैंने आज. गजनी बन जाओगे और फिर कहोगे कुछ भी समझ में नहीं आया. अभी समझने वाली चीजें हमने पढ़ी नहीं. मैं सिर्फ आपको आउटलाइंस बता रहा हूँ. मैकेनिज्म जब आएंगे तब हम बहुत डिटेल में, या तो सिर्फ क्या क्या चेंजेस क्या ऑर्गन के नाम है ना. तो थोड़ा सा कोशिश करेगा. जैसे आपने इनहेल किया, ब्रीथ को इनहेल किया तो डेफिनेटली लंग्स क्या होगा? एक्सपांड हो रहा है. डायफ्राम यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. स्टर्नम क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है. रिब्स बाहर आके फिर ऊपर आके फिर क्या हो रहा है? अपवर्ड देन आउटवर्ड. ऊपर आके बाहर हो रहा है. द ड्यूरेशन इज 1 to 1.5 सेकंड. अंडरस्टैंड एवरीवन? और ये फील करना तो आप आराम से सांस लेके महसूस कर सकते हो. ताकि नॉर्मल पता होगा तो मैं एबनॉर्मल को समझाने में इजी होगा. ओके फाइन. नाउ एक्सपायरेशन, सेकंड एलिमेंट. अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? जो रिब्स अपवर्ड इनवर्ड मतलब सॉरी आउटवर्ड और अपवर्ड आउटवर्ड था वो क्या हो जाएगा? इनवर्ड डाउनवर्ड. इनवर्ड. और वही स्टर्नम क्या हो जाएगा? इनवर्ड. स्टर्नम क्या हो जाएगा? भाई सिंपली पहले सांस को लिया तो स्टर्नम बाहर आया. अब स्टर्नम क्या होगा? पहले डायफ्राम कॉन्टैक्ट हुआ, अब डायफ्राम क्या होगा? पहले रिब्स आउटवर्ड अपवर्ड देन आउटवर्ड. यहाँ पर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. यहाँ पर आप देखिएगा एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, स्टर्नम मूव इनवर्ड. और इसका ड्यूरेशन होता है 2 to 3 सेकंड. कभी-कभी एग्जामिनर सिर्फ सीधा ड्यूरेशन पूछता है कि एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन कितना है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कितना है. जैसे हम एक रेस्पिरेटरी साइकिल पूरा करते हैं ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पॉज लेते हैं ना. पॉज. जैसे आप सीरियल देख रहे हो शाम को और घर वालों ने कुछ काम बोल दिया, हम टीवी को क्या करते हैं? और पॉज तब तक रहेगी जब तक हम अपना काम निपटा के नहीं आ जाए. पॉज का मतलब रुकना. पॉज का मतलब रुकना. टेक ब्रीथ, दैट इज इंस्पिरेशन. एक्सलेशन, दैट इज एक्सपायरेशन. देन पॉज. तो तीसरा एलिमेंट क्या है? पॉज. तो इन 3 एलिमेंट्स को जब हम कंसीडर करते हैं तो पूरा एक रेस्पिरेटरी साइकिल रन करता है. और इस तरीके से नॉर्मली मैंने कहा था 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. प्लीज राइट डाउन एवरीवन. रेस्पिरेटरी साइकिल एलिमेंट, ये मैकेनिज्म के अंदर मूवमेंट जरूर लिखिएगा. एमसीक्यू यही बनेगा. आपको एलिमेंट याद हो जाएगा इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज. बट माय डियर एटलीस्ट आप क्या क्या चेंजेस होता है वो जरूर लिखिएगा.
और आज अपने प्रिय सर का बर्थडे है, आपको जानकारी होगी, है ना? और काफी सारे बच्चे एग्जाम के बाद आए, तो एटलीस्ट जब सर क्लास में आते शुड गिव स्टैंडिंग ओवेशन एंड विश हिम, ताकि साइकेट्री की शुरुआत अच्छी हो। अपने साइकेट्री के लीजेंड, है ना, श्री राम सर का बर्थडे है, जो एम्स जोधपुर में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, एएनएस, है ना? तो सर दिल्ली से सीधे ही आते हैं, तो आप उनको बहुत वार्म विश करना। कोशिश करेंगे क्लास के लास्ट में, यदि आप लोगों ने मौका दिया तो आपके साथ केक भी काटेंगे, तो आपने मौका दिया तो ठीक है, और सर को विश करेंगे और सर से काफी सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे मौके होते हैं जब आप पूछ सकते हो क्या स्ट्रगल था, कैसे पढ़े, कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो लास्ट में हम कोशिश करेंगे क्लास एंड होने से 5 मिनट पहले सर का केक कट करें, और ये एक टीचर के लिए सम्मान के लिए स्टूडेंट की तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आ जाऊंगा और बच्चों की तरफ से आप आ जाओगे, बाकी सारे टीचर को बुला लेंगे, है ना? भाई एज ए ऑनर आपको हर परंपरा को अच्छे से निभाना पड़ता है। हम लोग जब नर्सिंग पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ते थे? नर्स एज ए टीचर, नर्स एज ए एडवोकेट, नर्स एज ए काउंसलर, याद है? यहाँ बहुत अच्छा मौका मिलता है वो रोल निभाने का, कभी टीचर, कभी काउंसलर, कभी फादर, एवरीथिंग। तो उस रोल को भी प्ले करना जरूरी है, तो यू विल बी रेडी फॉर एवरीवन, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर मैंने एक बात की थी, फ्लेयर चेस्ट। देखिए क्या होता है, जैसे कभी रात को आप बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं और सामने कोई जानवर आ गया और आपकी बाइक टकरा जाती है और आपकी रिप्स टूट जाती है, आपकी रिप्स जो है ब्रोकन हो जाती है। और जब आपकी रिप्स में भी 2 या 2 से अधिक रिप्स, 2 और मोर रिप्स ब्रोकन, जब रिप्स टूटेगी तो लंग्स का सबसे बाहर वाला लेयर है पैराइटल प्लूरा। कौन है भाई? अभी आपको मेरे से लंग्स की बात की, ये आपका लंग्स है, ये पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली को मैंने क्या कहा? वेसल। रिप्स के टुवर्ड्स जो लंग्स का सरफेस है दैट इज कॉल्ड कॉस्टल सरफेस। क्या बोलते हैं? तो ये जैसे ही रिप्स ब्रोकन डाउन होगा तो बाहर वाली लेयर आपका क्या होगा बच्चों? रप्चर। और रप्चर होगा तो मार्केट की एयर कहां चली जाएगी? इंट्राप्लूरल स्पेस में। कहां चली जाएगी भाई? न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि रिप्स ने छेद किया, एयर एंटर होने लगेगा। तो जैसे ही 2 या 2 से अधिक रिप्स ब्रोकन डाउन हुआ और लंग्स का आउटर सरफेस में पैराइटल प्लूरा ब्रोकन डाउन हुआ और एयर एंटर किया, तो पूरा रेस्पिरेटरी साइकिल उल्टा घूमने लगेगा। कैसे? ये जो कंडीशन कॉज होगा इसका नाम है फ्लेयल चेस्ट। क्या नाम है? फ्लेयल चेस्ट। और मैं आपको बता दूं, नॉट 6 का एमसीक्यू क्या पूछा था? फ्लेयल चेस्ट का इमीडिएट ट्रीटमेंट, फ्लेयल चेस्ट का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करोगे? ऑप्शन ए सीपीआर, ऑप्शन बी माउथ टू माउथ, ऑप्शन सी यूज एंड पुट ऑन वेंटिलेटर, ऑप्शन डी डिफिब्रिलेटर। वेंटिलेटर कहां डालोगे? कृत्रिम सांस की प्रक्रिया जो होती है, द डिवाइस व्हिच विल यूज टू मेंटेन योर रेस्पिरेटरी साइकिल। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या होगा इसका? वेंटिलेटर। क्या होगा? तो फ्लेयर चेस्ट में क्या होता है? जैसे फ्लेयर चेस्ट की बात करूं तो यहां पर पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिक रेस्पिरेशन। और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने कहा सांस अंदर लेंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी हमने कहा सांस अंदर लेंगे, रिप्स बाहर आएगी, स्टर्नम बाहर आएगा। ये कब हो रहा था? व्हेन वी डू इंस्पिरेशन। कब हो रहा है? यहाँ पर जैसे इंस्पिरेशन करोगे, डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिप्स अंदर जाएगी, स्टर्नम भी अंदर जाएगी। तो नॉर्मल के क्या हुआ? ऑपोजिट। और नॉर्मल के ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसमें दिखता है? फ्लेयर चेस्ट का कॉज क्या है? रिप्स फ्रैक्चर। फ्लेयर चेस्ट का कॉज क्या है? आगे समझ में? ये फ्लेयर चेस्ट एक तरीके से न्यूमोथोरेक्स का टाइप कंसीडर कर सकते हैं। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मीडिया स्टिनल, मीडिया शिफ्टिंग, है ना? वहां पर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली 3 चीजें आपको याद रखना है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पॉज। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन, एक्सपिरेशन ड्यूरेशन, मूवमेंट। मूवमेंट के उल्टे को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिक। किसमें दिखता है? फ्लेयर चेस्ट। फ्लेयर चेस्ट का कॉज क्या है? रिप्स फ्रैक्चर। और फ्लेयर चेस्ट का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? वेंटिलेटर। और एपिग्लोटाइटिस का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? ट्रैकेस्टोमी। क्या है? याद हो रहा है? ओके फाइन। इस पिक्चर में देखिए, नॉर्मली जो मैंने आपको शो किया, सांस अंदर जा रही है, जैसी सांस अंदर जा रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लंग एक्सपांड हुए, स्टर्नम बाहर आ रहा है, रिप्स बाहर आके ऊपर जाके बाहर आ रहा है। तो इन दोनों पिक्चर में आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता, फुला फुला सा लग रहा है। इसका आप चेस्ट मेजरमेंट कर सकते हो, बिकॉज इसने क्या कर रखा है? इंस्पायरेशन। क्या कर रखा है? जैसे आपने एक्सपायरेशन किया, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, स्टर्नम वापस अंदर चला जाएगा, रिप्स डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड और। तो ये मूवमेंट आपको याद रखना, और मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, आई विल मेक एमसीक्यू ऑन दैट मूवमेंट, देन आस्क इन कमिंग ट्यूसडे, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यू विल बी रेडी। ओके फाइन। बात है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो, एक आपने सुना होगा बच्चों, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एवरेज अडल्ट में 3000 ml होता है। जब आप सांस लेते हो ना, तो लगभग 3000 ml एयर इंस्पायर्ड करते हैं। और एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml बच्चों। तो जब आप सांस को छोड़ते हो ना, उस समय की एयर का अमाउंट पहले आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो रेशियो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोले कि सांस लो, अंदर जाते समय एयर जो है ज्यादा अमाउंट होता है, सांस छोड़ने का एयर जो होता है कम अमाउंट होता है। और एक और वर्ड हम पढ़ते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो होता है 1200 ml।
रेजिडुअल का मीनिंग होता है एयर स्टिल इनटू लंग्स, अभी भी जो एयर लंग्स में बची हुई है सांस छोड़ने के बाद, आपने सांस को छोड़ दिया, आपने सांस को छोड़ दिया और उसके बाद में एयर, अभी एयर स्टिल इनटू द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन, ये एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा बच्चों, आफ्टर एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने के बाद जो एयर लंग्स में बच रहा है वो 1200 ml है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये तो सीओपीडी वाले में बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, सीओपीडी वाले में। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था बच्चों, 3000। जब आपने सांस को लिया 3000 ml एयर आपके लंग्स में पहुंचा, आपने सांस को छोड़ा 1200 ml एयर बाहर निकला और छोड़ने के बाद भी 1200 ml एयर लंग्स में, ये समझ में आ गया। हम आपसे बात करें इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसा रहेगा, रेशियो पूछा है। अब यहां देखने को मिला अंदर जाने वाला वॉल्यूम ज्यादा है, बाहर आने वाला ज्यादा है। अंदर जाने वाला कितना है, 3000, और बाहर आने वाला मतलब बाहर आने वाले का डबल अंदर जाने वाला है। एक्सपायरेटरी का डबल क्या है, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी का डबल क्या है, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:2। भाई इंस्पायरेटरी जो था उसका डबल क्या है, एक्सपायरेटरी। 1:2 का मतलब 1, यदि आपने 1 ml एयर इनहेल किया तो डबल बाहर निकालोगे, मतलब आपने 3000 ml एयर को इनहेल किया तो 1200 का 2 स्लॉट निकालोगे, तब जाके इक्वल आओगे। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 का मतलब समझे, 1:2 का मतलब इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना था और एक्सपायरेटरी डबल होगा तो किसके बराबर आएगा, तो इंस्पायरेटरी का एक्सपायरेटरी डबल होगा तो इक्वल होगा, तो 1:2 कितना हो गया, 2। मतलब 1 ml यदि आपका एक्सपायरेटरी है, एक्सपायरेटरी कितना हो जाएगा, 2 ml, 2 बार 1 + 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। अब ये मैं नॉर्मल रेशियो की बात कर रहा हूं कि जब भी आप इंस्पायरेशन करोगे उस अमाउंट का एक्सपायरेटरी अमाउंट डबल होगा, उसका इक्वल होगा। 2 बार आप एक्सपायरेशन करोगे 1200 + 24 होगा, एक बार एक्सपायरेशन करोगे 3000 कितना होगा, ये आपका नॉर्मल रेशियो है, ये आपका नॉर्मल रेशियो है। बट माय डियर, व्हेन व्हेन यू आर टेकिंग पर्स लिप ब्रीथिंग, आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। सुनिएगा पहले, पर्स लिप ब्रीथिंग का मेन पर्पस है कि पर्स लिप ब्रीथिंग का पर्पस क्या है, तो रिमूव CO2 फ्रॉम लंग्स। ये इस एक्सरसाइज का पर्पस बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको लिखवा दो बच्चों में, पर्स लिप ब्रीथिंग का पर्पस है टू रिमूव CO2। पर्स लिप ब्रीथिंग क्या होता है देखिएगा, ये एक पर्सन है और ये भी पर्सन है, ये उसका आईज है, ये उसका नोज है, ये उसके लिप्स है। आईज, शादी नहीं करनी हमें, जस्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर सीइंग वेरी सीरियसली, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आप इंस्पायरेशन करोगे, ये आपका नोज है, आप जब इंस्पायरेशन कर रहे हो मतलब आप सांस ले रहे हो, किसके द्वारा ले रहे हो, और जब आप सांस को छोड़ रहे हो माउथ के द्वारा, दिस इज योर माउथ। और एक्सपायरेशन, कभी कभी सिटी बजाने का मन करता होगा कॉलेज लाइफ में, सिटी बजाते कैसे बजा, बजानी नहीं है, जस्ट बजाना है। नाक से सांस लेते हैं और फिर माउथ से छोड़ते हैं ना, व्हेन वी टेक ब्रीथ बाय द नोज, एक्सेल आउट किसके द्वारा करना है, माउथ के। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं पर्स लिप ब्रीथिंग। पर्स लिप ब्रीथिंग का मतलब टेकिंग इंस्पायरेशन बाय द नोज, एक्सपायरेशन बाय द माउथ। और तरीका याद रखेगा, सिटी बजाते समय ऐसा ही कुछ करते होंगे, सांस तो हम लेते हैं नाक के द्वारा, छोड़ते किसके द्वारा, माउथ। आप क्या करना, सीओपीडी का पेशेंट कभी देखोगा, सीओपीडी का, जब सीओपीडी का पेशेंट आपके ओपीडी में आएगा ना, वो सांस ले नहीं पा रहा है, वो क्या करता है, नाक से सांस लेता है, मुंह से छोड़ता है, तो ऐसी आवाज आ रही है, मतलब यदि 50 पेशेंट आ रहा है और किसी को ऐसे सिटी बजने की आवाज आ रही है तो बोला सीओपीडी वाला आ रहा है। तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इज ट्राइंग टू मेंटेन रेस्पिरेशन, वो नहीं पा रहा है, नाक से सांस ले रहा है, मुंह से छोड़ रहा है, तो CO2 बाहर निकल रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, थोड़ा आराम मिलता है। फिर नाक से सांस लेता है, मुंह से छोड़ता है, फिर आराम मिलता है। और जब डॉक्टर से बात करा तब भी उसके मुंह से सी बज रही होती है, क्योंकि इज टेकिंग इंस्पायरेशन बाय द नोज, एक्सपायरेशन बाय द माउथ, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लिप ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसको, जब मैं आपको सीओपीडी पढ़ाऊंगा ना, सीओपीडी का ट्रीटमेंट में ये एडवाइस करेंगे हम कि आप मरीज को कहना ज्यादा से ज्यादा नाक से सांस लें, मुंह से छोड़े, ताकि CO2 बाहर निकले और पेशेंट को रिलीफ मिले। दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड फर्स्ट लिप ब्रीथिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन का रेशियो एक्सपायरेशन कंपैरिजन, एक्सपायरेशन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ 3 डिवीजन हो गए, तो यहाँ रेशियो बदलेगा, क्योंकि साइकिल छोटा हो जाता है, पेशेंट साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाता, वो ऐसे करेगा तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, जल्दी जल्दी छोड़ेगा। तो फर्स्ट लिप ब्रीथिंग वाले पेशेंट का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेशियो कितना होता है, 1:2। फर्स्ट लिप ब्रीथिंग का पर्पस क्या है, एग्जाम में आता है एमसीक्यू, एग्जाम में आता है कि फर्स्ट लिप ब्रीथिंग क्यों करवाते हैं, तो रिमूव क्या होता है, इंस्पायरेशन बाई एक्सपायरेशन बाई, नाक से सांस लेना और मुंह से, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। लिख लिया सभी ने, तो नॉर्मल रेशियो पूछेंगे तो आप लिखना 1:2, और फर्स्ट लिप ब्रीथिंग में पूछेंगे क्या लिखोगे, 1:2। अब एक और मजेदार एक एमसीक्यू बनता है, एक कंडीशन है जहां पर ये रेशियो जो है इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। मैंने लिखा है नॉर्मली जो डायमीटर है, जैसे सॉरी डायमीटर की बात करें, नॉर्मली आपका जो डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स, देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स, सपोज ये पर्सन है, ये एक पर्सन है,
पर्सन है, ये खड़ा खड़ा साइड में दिख रहा है, बट इसका जो ये दैट पोर्शन, ये एंटीरियर व्यू दिख रहा है। तो चेस्ट यदि राइट टू लेफ्ट हम देखेंगे, राइट टू लेफ्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स। मतलब चेस्ट को हम राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे, ये क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। क्या होगा? और इसी पर्सन को ऐसे खड़ा कर दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे और मतलब व्हेन वी स्टैंडिंग लाइक दैट वी कैन सी इन एंटीरियर पोर्शन, तो ये जो एरिया दिख रहा है ये राइट टू लेफ्ट क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। क्या होगा? और इसी पर्सन को ऐसे खड़ा कर दिया, आगे और पीछे देखेंगे तो ये कहलाता है एंटीरियर। आ रहा समझ में? अब चेस्ट को आप किसी पर्सन को देखोगे नॉर्मली तो सीधा खड़ा होता है, राइट टू लेफ्ट जो लेंथ होगा और आगे और पीछे होगा, आगे पीछे का डबल क्या होगा? आ रहा समझ में? एंटीरियर पोस्टीरियर, ये जो साइज है इसका डबल क्या होगा? तो एंटीरियर पोस्टीरियर का डबल ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा तो मैं लिखा है 1:2। ये आपके चेस्ट का नॉर्मल रेशियो है। जितना आगे पीछे चेस्ट होगा उसका डबल राइट टू लेफ्ट होगा, उसका डबल क्या होगा? दिस इज नॉर्मल डायमीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स। बट कभी कभी यदि पेशेंट को सीओपीडी, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है यहाँ पर। सीओपीडी है, देखिए सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कैसे पता चलेगा सीओपीडी का? तो मैंने क्या बताया था, सिटी बजाते आएगा है ना। कभी ओटी आपकी है ना, ओपीडी में ड्यूटी लगे तो ऐसे कोई सिटी बजाते आ रहा है, समझ आना बाबा को बहुत तकलीफ है, क्या हो रखा है उनको? सीओपीडी। अब सीओपीडी में दो डिजीज आती है बच्चों, सीओपीडी जो है इसमें दो डिजीज आती है। एक का नाम यहाँ लिखा हुआ है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, जिसको मैं कहता हूँ पिंक पिंक पफर। एक का नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लॉटर। आप ना लिखवा दूंगा, आप लिखने में ज्यादा बिजी हो, आपको लिखवाऊंगा बच्चों प्लीज। चीजें जितने भी आपको ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है तो यू शुड ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू फोकस इट। बुक में लिखा हुआ तो मार्केट में खूब पड़ा है, बुक आपके पास उसमें भी लिखा हुआ है, बट हमें एग्जाम में रिकॉल करने के लिए फोकस करना होगा, कंसंट्रेट रहना होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना होगा। अब मैं आपसे किसी से पूछूं अपनी मम्मी का बर्थडे बताओ, तो रियलिस्ट ऑफ रियल स्टूडेंट को पता है, और आपको पूछूं अपने दोस्त का बर्थडे बताओ, पता है ना? तो दोस्त का बर्थडे जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, और मम्मी का बर्थडे किधर है? तो मम्मी का बर्थडे आपको रिकॉल नहीं हो रहा, मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कमजोर है, ध्यान रखना। तो दोस्त से ज्यादा किसका बर्थडे इंपॉर्टेंट है? इफ यू एबल टू रिकॉल, या मैं पूछूं कि लास्ट ईयर फाइनल ईयर का एग्जाम कब होगा, आप मुझे बता दोगे, और मैं पूछूंगा फिफ्थ का फाइनल एग्जाम कब था, आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म है। अब उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरत नहीं पड़ती तो हम उसको रिवाइज नहीं करते। बट माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि मैं सीओपीडी की बात कर रहा हूं, सीओपीडी में पहले तीन डिजीज आती थी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा, है ना। क्वेश्चन पूछते हैं व्हिच डिजीज कम अंडर सीओपीडी। आज के टाइम में पूछे तो अस्थमा बाहर हो गया, सब दो ही डिजीज मानी जाती है, ये एमसीक्यू बन सकता है। अभी अस्थमा डज नॉट कम अंडर सीओपीडी, अस्थमा इट इज अ एयरवे स्पाज्म डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जन सब्सटेंस। बट ये तो जो दो डिजीज आपके सामने, एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा को कहते हैं डैमेज ऑफ एल्यूलाई सेक, एल्यूलाई सेक, मैंने आपको स्ट्रक्चर में एल्यूलाई सेक का जिक्र किया था, वो डैमेज हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 CO2 का एक्सचेंज तो एल्यूलाई कर रहा था, सेक डैमेज हो गया, तुम एल्यूलाई तक पहुंचे ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे होगा? दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल इट इज अ नैरोएस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन का सबसे नैरो ऑर्गन कोई पूछे, ब्रोंक्यूल्स। नैरोएस्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना? ब्रोंक्यूल्स। क्या लिखोगे? और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ, दैट मींस म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो गया, और पेशेंट किसमें आ जाएगा? सीओपीडी में। किसमें आ जाएगा? तो माय डियर सीओपीडी में कौन से दो डिजीज आते हैं? एम्फाइसीमा और, अब एम्फाइसीमा को पिंक पफर क्यों कहते हैं, ब्लू वाटर, ये मैं डिजीज में डिटेल में बताऊंगा। अब यहां में लिखा है कि एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा में लिखा है मैंने बैरल चेस्ट। क्या लिखा है? बैरल चेस्ट का मीनिंग होता है ब्रॉड चेस्ट, दैट मींस जितना चेस्ट ऐसा दिख रहा है उतना ही ऐसा दिखेगा, जितना एंटीरियर सॉरी ट्रांसवर्स दिख रहा है उतना ही एंटीरियर, और क्योंकि अंदर CO2 भर गया। क्या भर गया? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं कि बैरल चेस्ट किस में पाया जाता है तो लिखोगे एम्फाइसीमा, यहां पर रेशियो इक्वल हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, इसमें बस लिखने का कुछ है नहीं, इधर फोटो में देखिएगा, इस फोटो की तरफ देखिएगा, ये है आप सब नॉर्मल, है ना। अब आप यहां पर देखोगे आपका जो है ट्रांसवर्स डायमीटर, और आगे पीछे आप देखोगे उसको हम कहते हैं एंटीरियर। तो भाई ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है 1:2, 1:2 का मतलब जितना ट्रांसवर्स हो रहा है उसका डबल करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स का इक्वल होगा। वही नेक्स्ट इमेज में जाओगे, जितना ट्रांसवर्स था उतना ही क्या हो गया? एंटीरियर। इस पिक्चर में देखिएगा ट्रांसवर्स तो यहाँ पर था उतना ही यहाँ है, यहाँ जो एंटीरियर पोस्टीरियर था वो यहाँ क्या हो गया? हट गया, आगे पीछे राइट लेफ्ट बराबर हो गया, तो डायमीटर भी क्या हो गया? क्यों? लंग्स में क्या एक्युमुलेट हो गया? CO2। एग्जाम में एमसीक्यू आएगा कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स इन एम्फाइसीमा, तो आप क्या लिखोगे? और इस डायमीटर वाले चेस्ट को हम क्या कहते हैं? पिजन चेस्ट, बैरल चेस्ट, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चेस्ट हम आगे पढ़ेंगे। पिजन चेस्ट में वहां पर कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज आपको बताऊंगा, बट बैरल चेस्ट का कॉज होता है एक्युमुलेशन ऑफ CO2, एक्युमुलेशन ऑफ, इफ यू वांट टू राइट प्लीज राइट डाउन एवरीवन। फर्स्टली ब्रीथिंग का पर्पस क्या है बच्चों? टू रिमूव CO2, टू रिमूव, वेरी गुड।
What is the normal inspiratory ratio? 1:2. Inversely 1:2. What is normal anterior foci और transverse diameter ratio? 1:2. In barrel chest और emphysema 1:2. ये सारे वन लाइनर एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सभी बच्चों ने लिख लिया? ओके फाइन. नाउ पार्शियल प्रेशर CO2 इन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन. एक आता है पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर मैंने पूछा पार्शियल प्रेशर CO2 का पूछा है या मैंने पार्शियल प्रेशर O2 का पूछा है. एग्जैक्टली पार्शियल प्रेशर का मतलब मैं पूछूं पार्शियल प्रेशर CO2, इसका मीनिंग होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2. प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मैंने पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन. प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जैसे मैंने सांस अंदर लिया तो अंदर क्या ज्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन या CO2? और अंदर जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इंस्पायरेशन. क्या कर रहा हूं? तो व्हेन ऑक्सीजन इंस्पायर्ड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उस समय उस ऑक्सीजन के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं तो CO2 बाहर निकल रहा है, तो CO2 के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर. इतनी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई. सांस लेने पर ज्यादा कौन जा रहा है, सांस छोड़ने पर ज्यादा कौन आ रहा है? तो प्रेशर अंदर जाते ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, बाहर आते CO2 को ज्यादा होगा. बाहर आते किसका ज्यादा होगा? दोनों मीनिंग क्लियर? व्हेन वी इंस्पायर्ड तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, अंदर जाते समय प्रेशर ज्यादा, वैल्यू किसकी होगी? और CO2 की कम होगी. सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 बाहर है तो ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा? तो जैसे मैंने मेंशन किया पार्शियल प्रेशर CO2 इन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, तो इंस्पिरेशन में CO2 कम जाता है, एक्सपायरेशन में CO2 आ रहा समझ में? इंस्पिरेशन में पार्शियल CO2 का प्रेशर 0.3 mm ऑफ Hg है, कंपैरिजन एक्सपायरेशन में 32 mm ऑफ Hg. आपको आइडिया लगाना कि मैं जब सांस को छोड़ रहा हूं तो CO2 ज्यादा आ रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, सांस को ले रहा हूं तो CO2 कम जा रहा है तो प्रेशर कम होगा. मैं आगे कंसंट्रेशन और बताने वाला हूं, यहां से मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं. तो दैट इज द CO2 व्हेन वी इंस्पायर, व्हेन वी एक्सपायर. दैट्स क्लियर एवरीवन? कभी-कभी पूछते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ CO2 इन ब्लड, ब्लड में CO2 की, ये मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं. ये जो मैं रेंज बता रहा हूं ब्लड में CO2 का नॉर्मल रेंज, ब्लड में CO2 का नॉर्मल रेंज लगभग 35 टू 45 mm ऑफ Hg और 4.7 टू 6.0 किलो पास्कल. किलो पास्कल देखा जाए 1 kPl इक्वल टू 7.33 mm ऑफ Hg. 1 kPl में लगभग 7.3 प्लस mm ऑफ Hg होता है. हो सकता है कभी आपको यूनिट बदलना पड़े तो मैं दोनों का कन्वर्सेशन भी बता देता हूं. हम mm ऑफ Hg बहुत पढ़ते हैं, किलो पास्कल बहुत कम सुनते हैं. वो यूनिट होता है प्रेशर मेजर करने. मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग पढ़ते हो ब्लड प्रेशर, सबको नींद में उठा के पूछेंगे, बोलेंगे सर 120 80 mm ऑफ Hg, पता है ना? वहीं आपको मैं कहूं ब्लड प्रेशर 16 11 किलो पास्कल. mm ऑफ Hg वाला यूनिट तो सबको पता है. आपको किसी ने पूछा भाई किलो पास्कल में कितना होता है, तो नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर जो है किलो पास्कल में 16 सिस्टोलिक है और 11 क्या बच्चों? फिर कभी कभी हम बात करते हैं इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, तो सबको पता है कि 10 से 22 mm ऑफ Hg होता है और 1.3 से 2.6 किलो पास्कल. अब mm ऑफ Hg में सबको पता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, बट कभी कभी वो पूछ लेते हैं किलो पास्कल में कितना होता है. तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए 1 किलो पास्कल जो है 7.33 mm ऑफ Hg के बराबर होता है. तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना? तो मेरा कहने का पर्पस है ब्लड में CO2 35 टू 45, ब्लड में CO2 4.7 टू 6.0 किलो पास्कल. सीधा पूछे पार्शियल CO2 प्रेशर इन इंस्पिरेशन तो आपको लिखना है 0.3, इन एक्सपायरेशन तो आपको लिखना है 32. आगे समझ में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. 1 kPl में कितना mm बचे थे? 7.33. एग्जांपल मैंने याद दे दिया, ब्लड प्रेशर 128 है, उसका kPl में 16-11 आएगा. इंट्राओक्यूलर प्रेशर 10 से 22 है, किलो पास्कल में 1.3 से 2.6 आएगा. आगे चले? ओके फाइन, लिखना लिख लो. तो फिर आगे कल चलेंगे. आज के क्लास का टाइम हो गया नाउ 5 o'clock और आपका 15 से 20 मिनट का ब्रेक है. ब्रेक के बाद कम बैक